तो आज का जो लाइव क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लाइव क्लास होने वाला है, इस क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक तरीका समझाने वाला हूं। मतलब कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो किया जाता है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम यहाँ पे टू पोल वाली जो कॉन्ट्रैक्टर होती है ना, उस कॉन्ट्रैक्टर का वायरिंग उसका यूज करके सर्किट बिल्ड करना सीखेंगे। टू पोल कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों ने देखे होंगे कहीं पे इस्तेमाल होते हुए। आप लोग टू पोल कॉन्ट्रैक्टर कहीं देखे हो क्या? कहाँ पे यूज होता है टू पोल कॉन्ट्रैक्टर? मोटर स्टार्टर में सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखे होंगे आपके घर में जो पानी की टंकी होती है उसका जो स्टार्टर होता है, सॉरी पानी की टंकी नहीं, सबमर्सिबल पंप जो होता है उसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए उस जगह पे हम इस प्रकार का सिंगल पोल वाली कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा टू पोल वाली कॉन्ट्रैक्टर होती है इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर में कोई NONC कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है। आप इस वाले कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानते होंगे, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में देखोगे तो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है और इसमें आपको NONC कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी सर्किट, इंटरलॉकिंग, इंडिकेशन सर्किट को बना सकते हो। लेकिन इस वाले कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। अभी के टाइम पे आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप अभी के टाइम पे इस वाले कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके इसको चालू बंद करने वाली सर्किट बना सकते हो? सिंपल सा बोल दो, ड्यूअल स्टार्टर बना सकते हो? जी सर, जी सर। बहुत इजी है, आप लोग बना लोगे। क्या करोगे आप लोग? सिंपली यहाँ पर आपका जो स्टॉप पुश बटन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वायर ले लेता हूँ, मेरे पास में यहाँ पर एक फेस वायर है। इस फेस वायर को पहले स्टॉप में कनेक्ट करूंगा, फिर स्टार्ट में, फिर इससे पावर सप्लाई को ले जाके कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे कनेक्ट कर दूंगा और कॉन्ट्रैक्टर के A2 पे मुझे न्यूट्रल सप्लाई देना होगा तो यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई मैं डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसको होल्ड करना है तो होल्ड करने के लिए आपको ये तो मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट होता है उस एनो कॉन्टैक्ट को हमें यूज करना होता है। तो इस प्रकार से इनपुट पावर दे दिया और इसके आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही बनता है ना ड्यूअल स्टार्टर? जी सर, ऐसे ही बनता है। एक जी सर। होल्डिंग होनी बाकी है अभी सर। होल्डिंग बन गया ना, आप चेक करिए। बन गया जी। होल्डिंग होल्डिंग हो गया ना? तो ये हमारा एक ड्यूअल स्टार्टर है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि यही ड्यूअल स्टार्टर इस वाले कॉन्ट्रैक्टर में बनाइए तो कैसे बनाओगे? क्या आप यहां पर, चलिए एक काम करता हूं, मैं इसी पुश बटन का इस्तेमाल कर लेता हूं। यहां पर म्यूट कर दूं। मैं यहां पे फेस सप्लाई दिया, इसको पावर दे दिया, इसके आउटपुट को ले जाके इस कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे कनेक्ट कर दिया। अभी मानते ये A1 है और ये A2 है तो इस पे न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। अब इसको मुझे होल्ड करना है। कैसे होल्ड करूं? होल्ड कर सकते हैं क्या इसको? जी सर, उसको जो स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट से वो एनो स्विच, एनो कांटेक्ट है ना, हाँ है वो इनपुट से एनो का आउटपुट में देना। एनो इसमें दिख रहा है क्या आपको? आप इस कॉन्ट्रैक्टर को यदि देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में समझते हैं, फिर हम बात करते हैं कि आखिर कैसे होल्डिंग बनाएंगे और होल्डिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अभी के टाइम पे हमारा जो टू पोल वाली कॉन्ट्रैक्टर होती है ना, उसके कॉन्टैक्ट को यदि आप देखोगे तो उसमें मोस्टली कंडीशन में दो टाइप का कॉन्टैक्ट मिलेगा। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू बंद करने के लिए यहाँ पर A1 टर्मिनल और यहाँ पर A2 टर्मिनल है। ठीक है, तो A1 टर्मिनल जो है और A2 टर्मिनल जो है वो क्या होगा? A1 A2 टर्मिनल क्या होगा? इसके कोयल का टर्मिनल। मतलब कि अगर मुझे इसको चालू करना है तो इसको मुझे पावर देना पड़ेगा। इसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पर इनपुट टर्मिनल दिया हुआ है और नीचे में यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल दिया हुआ है। मतलब कि अगर मेरे पास में कोई मोटर हो, उस मोटर को पावर देना हो तो इसी पावर टर्मिनल का इस्तेमाल करूंगा ना। जी सर। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छह टर्मिनल के अलावा कोई और टर्मिनल दिख रहा है क्या? क्या यहाँ पर इसके अलावा आपका जो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर है, ये वाली कॉन्ट्रैक्टर, इसमें देखते हैं। इस कॉन्ट्रैक्टर को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा A1 और A2 टर्मिनल, जिसमें हम यहाँ पे फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करके इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू बंद करेंगे। अगर मेरे पास में कोई मोटर है, उस मोटर को चालू बंद करना हो तो पावर टर्मिनल जो है, इनकमिंग टर्मिनल, इनपुट और कट करना और आउटपुट टर्मिनल जो है यहां से मोटर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन इसके अलावा मुझे यहां पर NONC भी तो मिल रहा है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी तो मिल रहा है ना। यहाँ पे NONC मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ? होल्डिंग सर्किट बना सकता हूँ, इंडिकेशन सर्किट बना सकता हूँ, इंटरलॉकिंग सर्किट बना सकता हूँ। कर सकते हैं ना? लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर में क्या आपको दिख रहा है कि ऐसा NONC नहीं दिख रहा है? तो अब मुझे इसका इस्तेमाल करके, आप स्टार्टर देखोगे, सबमर्सिबल पंप मोस्टली क्या होता है ना, आप देखोगे कि
स्टार्टर जो होते हैं उसका रिपेयरिंग, अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो जल्दी कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन काम नहीं कर पाता उसमें, उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर वायरिंग कैसे किया गया है। स्टार्टिंग में जब मैं भी फर्स्ट टाइम जब सबमर्सिबल पंप स्टार्टर पे काम करने गया, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ, कम से कम मुझे 4-5 घंटे का टाइम लग गया उसको वायरिंग समझने के लिए। और कब समझ में आया, जब मैं पूरा वायरिंग डायग्राम को पेपर पे बनाया, तब मुझे एक्चुअल में पता चला कि आखिर होल्डिंग कैसे बन रहा है। यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट है ही नहीं, मेन प्रॉब्लम यही है कि इसमें एनो कॉन्टेक्ट है ही नहीं। बिना एनो कॉन्टेक्ट के होल्डिंग कैसे बनाएं? किसी को आइडिया है क्या कि कैसे बना सकते हैं? जी सर, वैसे इसी का ये सरवन सर वो पावर कॉन्टेक्ट क्या करें? ये पावर कॉन्टेक्ट है ना सर, इसी का यूज होता है सर, इसी के साथ होता है सर। सरवन जी आपको पिछले क्लास में बताया था इसलिए याद है। चलिए कोई नहीं, देखिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है इसमें एनो कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, एनो कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन आपको ये तो मालूम है ना कि इसका पावर कॉन्टैक्ट जो होता है वो क्या होता है, एनो होता है कि एनसी? एनो सर, एनो ही है। तो उस एनो का हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना होल्डिंग के लिए, हमें वो एनो जी सर। कॉन्टैक्ट तो ही चाहिए, हमें ऐसा कॉन्टैक्ट चाहिए जो कॉन्टैक्ट हमारा इसके चालू होने के बाद क्लोज हो जाए, और जब ये ऑफ रहे तो वो ओपन कंडीशन में रहे, उसी को एनो कॉन्टैक्ट बोलते हैं। और वो काम हमारा इसका पावर टर्मिनल भी कर देता है, लेकिन पावर टर्मिनल के साथ हम हैवी करंट को फ्लो करवाते हैं, इसलिए पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट को अलग अलग करते हैं। लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है इसी का पावर टर्मिनल का इस्तेमाल करके होल्डिंग सर्किट बिल्ड कर सकते हैं। कैसे बिल्ड करेंगे हम समझते हैं। यहाँ पर तो मेरे पास में एक वाटर पंप है, सिंगल फेस वाली सबमर्सिबल पंप नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। तो अभी सिंपल सा समझते हैं, मैं यहाँ पे एक सिंगल फेस का पंप इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पंप को मुझे रन करवाना है। तो रन करवाने के लिए मुझे यहाँ पे सिंगल फेस का पावर सप्लाई चाहिए, एक फेस सप्लाई और एक न्यूट्रल सप्लाई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फेस सप्लाई यहाँ पे लेता हूँ, और इस फेस सप्लाई को डायरेक्टली कहाँ पे कनेक्ट करूंगा, मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर का पावर का इनपुट टर्मिनल यहीं पे कनेक्ट होगा ना? जी सर। इनपुट पे फेस सप्लाई दे दिया। अब इस फेस सप्लाई को, ये फेस सप्लाई मुझे इस पॉइंट पे मिलेगा जब इस कॉन्ट्रैक्टर को मैं चालू करूंगा। कैसे चालू करेंगे अभी समझेंगे। अभी यहाँ पे मैंने पावर दिया तो इसका आउटपुट पावर सप्लाई मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर टर्मिनल से मैं एक वायर को कनेक्ट करते हुए डायरेक्टली इस मोटर को पावर दे सकता हूँ ना, फेस सप्लाई। जी सर, दे सकते तो ये फेस सप्लाई, इसको हम बोलेंगे पावर सर्किट। पावर सर्किट में फेस सप्लाई का कनेक्शन कर दिया। अब न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए इसको ऑपरेट होने के लिए। तो न्यूट्रल सप्लाई जो है, उस न्यूट्रल सप्लाई को मैं यहाँ पे बना देता हूँ और इसको सिंपली लाके यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ न्यूट्रल सप्लाई। अब इसका आउटपुट मुझे इस पॉइंट पे मिलेगा और इसको ले जाके इस वाले पंप को न्यूट्रल सप्लाई दे सकता हूँ। जी सर, हो जाएगा ना? जी सर। तो अब मेरा क्या होगा, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को कैसे भी चालू कर दूं, मैं पावर सप्लाई नहीं देता हूं, मैं इस वाले प्लंजर को दबा दूं, तो क्या ये पावर सप्लाई आगे फ्लो हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मोटर चालू नहीं होता है और हमें कंफ्यूजन होता है कि हमारा जो कंट्रोल सर्किट है उसमें दिक्कत है कि पावर सर्किट में दिक्कत है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले प्लंजर को हाथ से दबा देते हैं। वैसे आपको ऐसा नहीं करना होता, लेकिन टेस्टिंग करने के लिए हम तो इलेक्ट्रीशियन है, जुगाड़ लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको प्रेस कर देंगे और देखेंगे कि पावर सप्लाई यहां से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पावर सप्लाई फ्लो हो गया तो क्या समझेंगे, पावर सर्किट हमारा ओके है। और अभी भी कॉन्ट्रैक्टर यदि हमारा चालू नहीं हो रहा, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पे, तो हम क्या समझे यहाँ पर, कंट्रोल सर्किट जी कंट्रोल सर्किट में दिक्कत है। तो हमें इस सर्किट को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्टली कंट्रोल सर्किट पे फोकस करेंगे और उसका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इसका जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग कैसे किया जाएगा। तो नॉर्मल जो आपका ड्यूअल स्टार्टर बनता है उसका सर्किट डायग्राम यदि आप देखोगे तो कैसा रहता है, सबसे पहले स्टार्ट रहता है कि स्टॉप रहता है? स्टॉप रहता है। चलिए बढ़िया, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल डायग्राम बनाता हूँ, एक फेस सप्लाई लेता हूँ, इस फेस सप्लाई को स्टॉप बटन के साथ कनेक्ट कर दिया, इसके बाद स्टार्ट, और इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल है वो लग जाता है और उसको न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। और होल्डिंग सर्किट हम यहाँ पे इस प्रकार से बनाते हैं और एनो कॉन्टैक्ट जो इस्तेमाल होगा इसी का इस्तेमाल होगा, मतलब इसका नाम यदि K1 रखते हैं तो ये K1 का एनो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। यही है ना हमारा ड्यूअल स्टार्टर? ठीक है। तो अभी के टाइम पे ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है। अब इसमें आप देखोगे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पे ये चालू, इसके चालू होने से एनो कॉन्टैक्ट क्लोज और इसके वजह से होल्डिंग बन गया। इसको बंद करना है तो स्टॉप बटन को दबा देंगे। लेकिन अब मुझे यहाँ पे इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इस वाले स्टॉप पुश बटन को यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे कि इस साइड बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टॉप बटन बनाता हूँ, ये मेरा स्टॉप बटन है, और इसके बाद यहाँ पे एक स्टार्ट बटन बना दिया। अब मैं यहाँ पे वायरिंग करने के लिए क्या करूंगा,
फेस सप्लाई जो मेरा है उसी से लूपिंग करना पड़ेगा ना, तो इसको लूप जी, करके सर। मैंने स्टॉप को दे दिया, सर, फिर इससे सर। पावर सप्लाई को स्टार्ट में और स्टार्ट से पावर ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मान लेता हूँ कि ये मेरा सर। A1 टर्मिनल है। सर अगर न्यूट्रल सर देंगे सर, क्या फर्क पड़ेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना सर? क्या चीज? आप बोल रहे हैं सर ये हाई करंट फ्लो होगा, तो हम लोग एक करते हैं, न्यूट्रल से देते हैं, न्यूट्रल से वायरिंग करते हैं कॉन्डो सर्किट को। मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया, आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो पाया मेरे को। ना आप बोल रहे हैं ना कॉन्डक्टर होल्डिंग करने के लिए तो आपको पावर देना पड़ेगा, तो उसमें से पावर नहीं फ्लो होना चाहिए, पावर ज्यादा रहता है, करंट फ्लो ज्यादा रहता है। तो हम बोल रहे हैं सर अब वायरिंग न्यूट्रल से करेंगे, अब फिर से नहीं करेंगे, न्यूट्रल से ही दोनों बटन को देंगे, ऐसा टाइट करेंगे। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कंट्रोलिंग न्यूट्रल से करो या फेस से करो, ठीक है। मोस्टली कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल रूल है, आईसी का जो रूल है वो क्या कहता है, आपको हमेशा कंट्रोलिंग जो करना है वो किसको करना है, फेस को कि न्यूट्रल को? फेस को करना है। आपके घर में जो स्विच लगा होता है, क्या आप न्यूट्रल सप्लाई को कंट्रोल करते हो, फेस सप्लाई को डायरेक्टली देते हो? नहीं ना। आपका जो फेस सप्लाई होता है उसी को हमेशा कंट्रोलिंग किया जाता है। तो आप यदि वायरिंग कर रहे हो तो आप स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करिए। अगर आपने क्या मालूम, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपने न्यूट्रल सप्लाई का वायरिंग करके चले गए, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रीशियन, दूसरा इंजीनियर जो आएगा जिसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो वो क्या करेगा, टेस्टर लेगा, फेस सप्लाई पे लगा, सप्लाई नहीं आ रहा, लगा है ट्रबल शूटिंग करने में 2 घंटे 3 घंटे तक, लास्ट में जाकर पता चल रहा है कि यार कंट्रोल सर्किट में तो न्यूट्रल सप्लाई जा रहा है। फिर वो क्या करेगा, डायरेक्टली उसमें भी फेस दे देगा, इधर से भी फेस आ रहा है, फिर बोलेगा अब तो फेस भी दे दिया फिर भी चालू नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है, जिससे कि आप यदि काम कर रहे हो तो आपको भी दिक्कत ना हो, इन फ्यूचर में दूसरा कोई पर्सन उस वाले स्टार्टर पे, उस वाले मशीन पे काम करने आता है तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से समझ सके और उसका काम कर सके। तो अभी के टाइम पे आप देखिए, मैंने फेस सप्लाई को स्टॉप में स्टार्ट में कनेक्ट कर दिया और उसके जरिए कॉन्टेक्टर के A1 पे पावर दे दिया। अब हमें मालूम है इसको ऑपरेट करना है तो न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए, तो न्यूट्रल सप्लाई कौन से टर्मिनल पे देते हैं, A2 टर्मिनल पे। तो यहीं से मैं लूपिंग करके A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, ये मेरा A2 लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाऊं तो चालू हो जाएगा ना, इसको रिलीज करूं तो बंद हो जाएगा। अब मुझे इसको होल्ड करना है। तो अभी जो श्रवण जी है, आपने बोले कि सर आप पावर कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, होल्डिंग बन जाएगा। चलिए श्रवण जी आप आंसर दीजिए, अब होल्डिंग कैसे बनाऊं? यहाँ पर सर ये स्टार्ट बटन के सर आउटपुट और इनपुट से सर यहाँ पावर कॉन्टैक्ट पे दे सकते हैं सर। कैसे, आप बताइए मैं क्या करूं, अभी कहां से वायर खींचूं? आप बोलिए, मैं वायर करते जाता हूं। आप बोले एनो कॉन्टैक्ट आउटपुट लेना, चलिए न्यूट्रल वाला आउटपुट ले लूं क्या? नहीं सर, फेस वाली, चलिए फेस वाली आउटपुट मैंने यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया और इसको यहाँ पे लूप करके ऊपर ला दिया, कहाँ ले जाऊं? नहीं सर, वहां से नहीं करना है ना सर। अरे बात यही है ना, यहाँ कनेक्ट करूं चाहे यहाँ कनेक्ट करूं, एक ही है ना, वायर तो ज्वाइंट कर रहा हूँ, बात तो वही है ना। A1 टर्मिनल स्टार्ट बटन की पहले से लगाना है, स्टार्ट बटन के पहले पे आप बोल रहे हो कि सर यहाँ से वायर को ले जाइए और यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, क्या होल्डिंग सर्किट बन गया? नहीं सर, नहीं बनेगा। चलिए अभी वायरिंग है, इसको अच्छे से समझाने के लिए एक डायग्राम तो यहाँ पे हमारे पास में है, दूसरा डायग्राम यहाँ पे बताता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस टाइप से पिक्चर वाले डायग्राम में कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर होता है? इस टाइप के डायग्राम से। चलिए उसको भी बनाता हूँ मैं। यहाँ पर इस डायग्राम को पूरा बनाऊंगा, जो वायरिंग किया हूँ यहाँ पर वही। तो अभी जो मेरा यहाँ पे पावर कॉन्टैक्ट है, पावर छोड़िए कंट्रोलिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक क्या लिया हूँ, सबसे पहले क्या है, स्टॉप बटन। तो यहाँ पे मेरा एक स्टॉप बटन है, इसको मैंने यहाँ पे फेस सप्लाई दिया हूँ, फिर स्टार्ट में, फिर पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर के A1 पे गया है ना, और A2 को न्यूट्रल सप्लाई दिया गया डायरेक्टली। अब आप बोल रहे हो कि सर जो हमारा पावर कॉन्टैक्ट है, पावर कॉन्टैक्ट ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो इसको इनपुट जो गया है वो फेस सप्लाई से आया है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली मतलब स्टॉप उस बटन से पहले से आया, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ ना ऐसे। सर वीडियो नहीं देखा, ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो मेरा पावर कॉन्टैक्ट था उस पावर कॉन्टैक्ट को ऐसा बना सकता हूँ ना, एनो। अब यहाँ पे जो वायरिंग किया गया, इस वायरिंग को कहाँ से लिया गया, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से लिया गया है ना, और कहाँ पे, इसके आउटपुट से कनेक्ट किया गया है। मतलब कि इस वाले स्टॉप पुश बटन के आउटपुट पे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, क्या होल्डिंग सर्किट बन रहा है हमारा? नहीं बनेगा सर, नहीं बन रहा है। नहीं सर, A1 टर्मिनल पर कनेक्ट करना पड़ेगा, A1 पे कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए आपका काम, बात सुन लेता हूँ मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इस वायर को रिमूव कर दिया और A1 पे कनेक्ट कर दिया, होल्डिंग बन जाएगा? नहीं बनेगा सर, बटन प्रेस करोगे तो चालू होगा।
सर कॉन्टेक्टर के आउटपुट के A1 टर्मिनल से कनेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट पुश बटन का ठीक है। अभी जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखोगे यहाँ पे होल्डिंग सर्किट तो बन रहा है, होल्डिंग सर्किट हमारा बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है समझ जानते हो? जब मैं स्टार्ट पुश बटन प्रेस करूंगा ये कॉन्टेक्टर मेरा चालू होगा, उसके पहले नहीं चालू होगा। जब मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा इस कॉन्टेक्टर में पावर जाएगा, कॉन्टेक्टर मेरा चालू होगा, इसका एनो कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, कॉन्टेक्टर ऑन का ऑन रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे स्टॉप पुश बटन हमारे होल्डिंग के बाद में है, मतलब स्टॉप पुश बटन को कितना भी प्रेस कर दूं, दम लगा दूं, ये वाला कॉन्टेक्टर बंद नहीं होने वाला है। बंद करने के लिए पूरा पावर को ही कट करना पड़ेगा आपको। तो होल्डिंग सर्किट बंद तो रहा है लेकिन प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करूं? स्टॉप बटन के बाद में लगाइए, स्टॉप पुश बटन के बाद में लगाना है। चलिए यहाँ पे मैं स्टॉप पुश बटन के बाद में लगा देता हूँ। इस प्रकार से होल्डिंग तो बन रहा है, जी सर ठीक है, होल्डिंग तो बन रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पे पावर दिया गया है ये वाला पावर सप्लाई स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से दिया गया है, और यहाँ पे पावर सप्लाई जो इस वाले स्टॉप पुश बटन को जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इनपुट से जा रहा है ना। जी सर, होल्ड हो गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वायरिंग में अगर मैं करने जाऊं, अगर मैं इस सर्किट को यहाँ पे बनाने जाऊं तो उसमें इशू आएगा। क्या आएगा देखते हैं। मैं इस वायर को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अभी ये आउटपुट जो है इस आउटपुट को हम कहाँ पे कनेक्ट किए हैं? ये वाला जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट है, ठीक है, इस वाले स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में पावर देना पड़ रहा है स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से। मतलब कि यहाँ से मुझे एक वायर को कनेक्ट करके इस वायर को कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? इस जगह पे लेके आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? जी सर। तो मुझे यहाँ पे इस जगह से पावर लेके आना है, यहाँ से भी पावर आ रहा है, तो ये स्टॉप बटन बाईपास हो गया कि नहीं हो गया? जी सर, बाईपास होगा, फिर बंद नहीं होगा सर। बंद नहीं होगा, फिर हो गया। आपके डायग्राम में तो सही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये एनो कॉन्टेक्ट दूसरे तरीके से है और ये पावर कॉन्टेक्ट थोड़ा सा दूसरा तरीका है, तो फंस रहे ना यहाँ पर। तो इसमें सर, इसमें स्टॉप बटन पहले यूज करेंगे, स्टॉप बटन बाद में यूज करेंगे? जी बिल्कुल, इसी का तो वेट कर रहा था श्रवण जी, आप कब बोलोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सर्किट है ना, इस सर्किट को इस वाले प्रॉब्लम से, हमारा होल्डिंग सर्किट तो बन रहा है लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो स्टार्ट पुश बटन है उसको पहले लगाना है, स्टॉप पुश बटन को बाद में लगाना है। आपको मालूम है ना एनो कॉन्टेक्ट क्या होता है? एनो कॉन्टेक्ट के पैरेलल में ही तो कनेक्ट होगा ये। तो पावर सप्लाई ये जो आ रहा है, इस पावर सप्लाई को यहाँ पे नहीं देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमारे स्टार्ट पुश बटन में देना है। कर सकते हैं ना? अगर मैं स्टार्ट पुश बटन पहले लगा दूं और बाद में यहाँ पे स्टॉप पुश बटन लगा दूं, क्या सर्किट काम करेगा? करेगा ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक अपनाना है। आप क्या करिए, जो आपका स्टॉप पुश बटन है उसको बाद में लगाइए, स्टार्ट को पहले लगा दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है फेज सप्लाई जो आ रहा है उसको हमें इस वाले पावर टर्मिनल पे भी देना है, और वही पावर सप्लाई सबसे पहले हमारे स्टार्ट में जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। चलिए उसको चेंज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का? ठीक है, तो ये मेरा फेज सप्लाई है। इस फेज सप्लाई को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, और एक न्यूट्रल सप्लाई मेरे पास में है। इस न्यूट्रल सप्लाई को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो पावर सर्किट तो यहाँ पे ओके है। अब यहाँ पे हमें होल्डिंग बनाना है, कंट्रोल सर्किट बनाना है। तो कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फेज सप्लाई है इसी का तो इस्तेमाल करेंगे ना कंट्रोलिंग के लिए। तो इस फेज सप्लाई को मैं यहाँ से लूप किया और स्टार्ट पुश बटन को दे दिया यहाँ पर इनकमिंग सप्लाई, और एनसी में दे दिया, और इसके आउटपुट से एनसी में दे दिया स्टॉप में। अब इसके बाद कहाँ जाएगा? A1 पे। मान लेता हूँ ये अब A1 है, तो इसको मैंने पावर दे दिया, काम चलेगा ना? ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन लगा दिया, स्टॉप पुश बटन लगा दिया। अब यदि मैं स्टार्ट पुश बटन प्रेस करूं तो यहाँ से पावर सप्लाई डायरेक्टली A1 पे चला जाएगा, और इसके A2 पे मुझे न्यूट्रल देना पड़ेगा, तभी कॉन्टेक्टर चालू होगा। तो मैं यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई इसको दे सकता हूँ। इतना तो सर्किट काम कर रहा है, लेकिन होल्डिंग नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, हाँ जी बोलिए सर, मेरा क्वेश्चन है कि आप सर पहले आपकी आवाज रुकी। तो सर स्टॉप को लगा सकते हैं सर, बटन अगर पहले भी लगाएंगे तो भी काम करेगा ना सर सर्किट? आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं स्टॉप को पहले लगाऊं, स्टार्ट को बाद में लगाऊं तो सर्किट काम करेगा? ये हाँ सर, हाँ। अभी जस्ट यही तो एक्सप्लेन किया मैंने कि अगर आप स्टॉप को पहले लगाते तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो हमारा फेज सप्लाई है। चलिए मैं, हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। ठीक है, हाँ बोलिए। यहाँ पे अगर आप स्टॉप पुश बटन को पहले लगाओगे तो आपको एक चीज मालूम है, होल्डिंग सर्किट यदि हमें बनाना है तो हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है उसी के पैरेलल में एनो लगाना होता है ना।
मतलब इनपुट पावर सप्लाई भी स्टार्ट पुश बटन को जो जा रहा है वही जाना चाहिए और आउटपुट भी वहीं पे आना चाहिए। ये सर्किट बनना चाहिए ना। हाँ सर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लगा दोगे तो इनकमिंग पावर सप्लाई जो आएगा वो स्टॉप में आएगा, फिर यहाँ से पावर आगे जा रहा है तो आपका जो ये इनकमिंग पावर सप्लाई है ना वो यहाँ से नहीं आ पाएगा। कहाँ से आएगा? आपका यहाँ पे एक और रहेगा, क्या चीज? स्टॉप। इसको पावर सप्लाई यहाँ से, ये इनकमिंग हो गया तो इस जगह से दोगे ना ऐसे। नहीं, उसका मिडिल से देंगे ना सर, स्टॉप के बाद से देंगे ना। आप मिडिल से दे सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप दे सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? इसमें देखोगे कि आपका ये फेज सप्लाई जो है वो यहाँ पे भी कनेक्ट है ना, इस वाले पॉइंट पे। हाँ। तो इस पॉइंट पे जो कनेक्ट है मतलब कि आपका एक फेज सप्लाई जो आ रहा है वो कहाँ पे कनेक्ट है? इस वाली जगह पे। तो ये फेज सप्लाई जो है, एक मिनट, ये फेज सप्लाई जो है, ये वाला इनकमिंग पावर सप्लाई जो आ रहा है वो यहाँ पे भी है और इस वाले पे भी है, स्टॉप पे भी है। तो ये फेज सप्लाई यहाँ भी तो कनेक्ट है और एक बार यहाँ यस सर, यस सर। तो क्या ये स्टॉप उस हाँ। काम करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा ना। तो इसीलिए यस सर, यस सर। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट को ही पहले लगा दे रहे हैं कि फेज सप्लाई तुम्हें भी मिल जाए और इसको भी मिल जाए पहले। अब होल्डिंग बनाना है, तो होल्डिंग करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आउटपुट पावर जा रहा है इसी आउटपुट पावर सप्लाई से एक वायर का लूपिंग करेंगे और हम सिंपली यहाँ पे ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब बन गया क्या होल्डिंग? होल्डिंग दिख रहा है? जी दिख रहा है। दिख रहा है? बन गया। बन गया ना। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, मैंने बताया स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में एनो कनेक्ट करना है। चलिए चेक करते हैं। फेज सप्लाई यहाँ से आ रहा है, इस फेज सप्लाई को मैंने यहाँ बना दिया, फेज सप्लाई दे दिया हूँ और इस फेज सप्लाई को स्टार्ट में दिया गया, ये सही है। और यही फेज सप्लाई इसके पावर पे जा रहा है, एनो कॉन्टेक्ट तो इसी का इस्तेमाल करें ना। तो यही फेज सप्लाई यहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। हाँ सर। चलिए इसको मानिए 1 नंबर टर्मिनल, इसको मानिए 2 नंबर टर्मिनल। तो यहाँ पे 1 नंबर टर्मिनल पे फेज सप्लाई आ रहा है और 2 नंबर से पावर सप्लाई जो निकल रहा है वो वापस जाके इसके आउटपुट पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे चला गया 2 नंबर से। बन रहा है कि नहीं बन रहा होल्डिंग? यस बन रहा है। अब बन रहा इस वाले स्टॉप पुश बटन के इसके आउटपुट में यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ, उसके आगे जो पावर जा रहा है सिंगल वायर से जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमारा स्टॉप है, इसके जरिए पावर कॉन्टेक्टर को जाएगा, मतलब कि यहाँ से हमारा सर्किट भी बंद हो सकता है। जैसे मैं स्टॉप को दबाया पावर कट। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आपको आपके पास में स्टार्टर आ जाए, उसका अगर आप ट्रबल शूटिंग करने जाओगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा कि आखिर यहाँ से वायर क्यों, यहाँ से क्यों कनेक्ट किया गया कंट्रोलिंग में, पावर सर्किट से कंट्रोल सर्किट में क्यों वायर कनेक्ट किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करता है। मेरे को खुद लगा था 3-4 घंटे लग गए तो पहली टाइम पे। कब? जब मैंने इलेक्ट्रीशियन बना था, ठीक है, पहली टाइम पे हमारा जो गेस्ट रूम था उसका जो स्टार्टर था वो खराब हो गया, चालू ही नहीं हो रहा है। पूरा स्टार्टर को खोल दिया, लगा रिपेयरिंग करने, हो ही नहीं रहा। हमारा जो सुपर सीनियर थे, ठीक है, सीनियर के भी सीनियर जो थे वो भी नहीं कर पाए। बाद में मैंने आराम से बैठ के पूरा डायग्राम को बनाया, डायग्राम को समझा, तब जाके एक्चुअल में फंक्शन पता चला। अगर डायग्राम नहीं बनाता तो मुझे भी नहीं समझ में आता वो चीजें। तो जितना भी आप सबमर्सिबल पंप स्टार्टर देखोगे जिसके अंदर में 2 पोल वाली कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर में मोस्टली कंडीशन में इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू बंद करने के लिए इस प्रकार से सर्किट बनाया जाएगा। क्लियर है? जी सर। तो अब आपके घर में सबमर्सिबल पंप जो है उसका स्टार्टर खराब होता है, रिपेयर कर लोगे? अभी तो इसमें कैपेसिटर वगैरह बाकी है सर। यस सर, कर कैपेसिटर लेंगे। बाकी है। चलिए कैपेसिटर मैंने इसमें ऐड नहीं किया। चलिए एक चीज मैं बता देता हूं आपको कैपेसिटर का भी। चलिए सबमर्सिबल पंप स्टार्टर जो होता है, सबमर्सिबल पंप जो होता है उसमें कभी कभी हमें एक कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कभी 2 कैपेसिटर, ऐसा ही होता है ना। जी सर। ठीक है, अगर आपका जो पंप है वो पंप ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता नहीं है उसको चलाने के लिए, पानी को उठाने के लिए ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता नहीं है, तो सिंगल कैपेसिटर लगा होता है। मोस्टली कंडीशन में 36 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा होता है, उसके जरिए रन करवा देते हैं। लेकिन मोटर को चालू होने के लिए यदि ज्यादा टॉर्क चाहिए, अगर जो बोरवेल है आपके घर में जो बोर करवाया गया है वो उसका जो पंप है वो पंप आपके घर के अंदर 60 फीट 70 फीट 110 फीट 200 फीट 300 फीट के अंदर है, तो उतना अंदर से पानी को बाहर तक निकालने के लिए उसको पावर ज्यादा चाहिए। और वो पावर जो है ना, स्टार्टिंग करने के लिए पावर जो है वो आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर से मिलता है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होगा उसको लगाने के लिए एक्स्ट्रा एनो पुश बटन इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोगों ने देखे कि इस जो सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होता है उसके पीछे में 2 एलिमेंट लगा होता है, 2 स्टार्ट पुश बटन लगे होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। एक सॉरी 2 नहीं, एक ही लगा रहेगा। उसी इस वाले स्टार्ट पुश बटन के नीचे में एक और कॉन्टैक्ट लगा होता है, ठीक है। तो उसको छोड़ते हैं, अभी 2 क्यों लगा हुआ वो छोड़ते हैं, अभी सिंगल वाले को समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा सबमर्सिबल पंप है, ठीक है, ये मेरा सबमर्सिबल पंप है, इसको चालू करने के लिए एक कैपेसिटर भी कनेक्ट करना है। कैपेसिटर जो होता है कौन से 2 वायर में कनेक्ट होता है? रनिंग और स्टार्टिंग में। रनिंग और स्टार्टिंग। चलिए बढ़िया। तो रनिंग वायर जो होता है ऐसे स्टैंडर्ड होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होता है उसमें एक स्टैंडर्ड होता है
कि हमारा जो क्या बोलते हैं, एक मिनट, वायर जो होता है रेड येलो ब्लू कलर का वायर होता है ना, RYB। जी सर जी। तो RYB कलर का जो वायर होता है उसमें एक स्टैंडर्ड होता है कि जो हमारा रेड वायर है वो कौन सा वायर होगा, रनिंग वायर, रेड सर, रनिंग का और येलो येलो Starting. स्टार्टिंग Running होगा, starting. और जो आपका ब्लू वायर होगा वो किस लिए होगा, ब्लू कॉमन। कॉमन कॉमन। कॉमन होगा। तो आपका जो हम्म। फेस सप्लाई है वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, रनिंग वायर में, रेड में, ठीक है, रनिंग में। चलिए बढ़िया। तो देखिए आपका जो फेस सप्लाई है वो हमेशा जो है रनिंग पे कनेक्ट होता है, फेस सप्लाई डायरेक्टली, और न्यूट्रल सप्लाई जो आपका है वो न्यूट्रल बी में सप्लाई सर। यहाँ पे ले जाके कॉमन इसमें में, कनेक्ट करेंगे बी ना, में। बी पे बी पे। अब यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग वाले वाई वाले वायर में भी पावर देना है, पावर किसके थ्रू जाएगा, क्या मैं फेस सप्लाई को यहाँ से लूप कर दूं, नहीं सर, कैपेसिटर का जाएगा। कैपेसिटर, तो मेरे कैपेसिटर पास सर। में यहाँ पर एक कैपेसिटर कैपेसिटर का है, एक ऐसा मान वायर लेते हैं। जाएगा। ये मेरे पास में कैपेसिटर है, चलिए ऐसा नहीं, ऐसे बनाता हूँ, ये मेरे पास में एक कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर को इनपुट पावर सप्लाई जो है वो कहाँ से देना जाए, न्यूट्रल सप्लाई से दे दूं क्या, नहीं सर, ये फेस आर में से जाएगा। आर फेस से। मुझे इस कैपेसिटर को फेस सप्लाई देना तो यहाँ से दे दूंगा और इसके आउटपुट को वाई पे कनेक्ट कर दूंगा ना। जी यस सर। सर। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन, सिंपल वाली, ऐसे ही होता है ना, जी सर। ठीक है। तो ये हाँ सर, सिंगल yes सर। कैपेसिटर है। अब सिंगल कैपेसिटर तो हमने यहाँ पे लगा दिया, अब डबल कैपेसिटर को तो कैसे करेंगे, डबल कैपेसिटर रहेगा तो सर सर एक तो रनिंग पे Pillar में जाएगा, एक लगाएंगे। स्टार्टिंग पुश बटन से पे लेना जाएगा पड़ेगा। और ठीक है। एक जाएगा आप सिंपली ये एनोस समझिए बटन कि पे। फेस सप्लाई जो है इसी फेस सप्लाई को लेके ऊपर हो रहा है, चलिए एक नीचे करते हैं, इसी फेस सप्लाई को आपके दूसरे कैपेसिटर पे देना है। तो ये क्या हो गया, स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है उसी के जरिए पावर सप्लाई आपके इस पे जाना चाहिए। लेकिन अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर को तो क्या प्रॉब्लम आएगा, तो हमेशा स्टार्ट फिर हमेशा चलता रहेगा ना सर। मोटर अभी जल इसी के बीच जाएगा, में मोटर नया जल लगाना जाएगा, जाएगा, हीट हो जाएगा। ऑन नहीं होगा सर, ऑन नहीं होगा, मोटर जल जाएगा, ठीक उसको है। टॉर्क लोड जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, विदाउट कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं जल जाएगा एक चीज सर, जल जाएगा। एक चीज समझिए, स्टार्टिंग पे आपका हाई जो करंट हो जाएगा। कैपेसिटर होता है, देखिए दो चीज जलेगा, एक तो स्टार्टिंग कैपेसिटर भी जलेगा, आपका मोटर भी जलेगा, ठीक है। आपका जो मोटर होता है, सबमर्सिबल पंप जो होता है, आप एक चीज देखोगे कि जो हमारा सीलिंग फैन होती है उसमें भी हम पर्टिकुलरली 2.5 या फिर ज्यादा हमारा स्लो चल रहा है तो 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाते हैं। क्या वो 4 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाते हैं? नहीं सर, नहीं जल जाएगा फिर सर। आप लोग देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीलिंग फैन के अंदर में बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं, बोलते हैं देखो क्या होता है, फिर क्या नहीं सर, होता है? सर जल गया था मोटर चलता है, सर, मोटर जल जाती है कि नहीं जल जाती है? मैंने लगाया था सर, एक बार जल गया था जी। तो Yes, अगर sir, जल आप जाता है, ज्यादा मैंने देखा था कैपेसिटर सर। वाली वैल्यू को ज्यादा वैल्यू वाली कैपेसिटर को लगा दोगे तो आपका जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग ज्यादा करंट लेने लगेगा जिसके वजह से वो जल जाएगा। तो हाँ। आप यदि यहाँ पर ये वाला कितना होता है, ये हमारा 36 माइक्रोफैराड का है और ये हमारा मोस्टली कंडीशन में 110 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा कैपेसिटर को यदि कनेक्ट करके पावर दोगे और वो पावर सप्लाई यदि कंटिन्यूअसली जाते रहेगा तो आपका जो मोटर है ना वो मोटर जल जाएगा। तो इससे बचाने के लिए आप क्या करोगे, आपका स्टार्ट पुश बटन जो है उसी के जरिए हम मोटर को चालू करते हैं और हमें मालूम है स्टार्टिंग के समय ही तो पावर देना है स्टार्टिंग कैपेसिटर के थ्रू, जिससे कि मोटर हमारा ज्यादा टॉर्क के साथ में, ज्यादा स्पीड के साथ में चालू हो जाए। चालू होने के बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम खत्म, मोटर हमारा रनिंग कैपेसिटर के थ्रू चलते रहेगा। यही है ना कॉन्सेप्ट? ये कॉन्टेक्टर के थ्रू दिया जाता है। जी, वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो सब चीज मैं अभी आपको इमेज दिखा दूंगा, पूरा प्रॉपर डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे समझिए कि आपका जो यहाँ पे पुश बटन है, इसी पुश बटन के नीचे में इस प्रकार से नीचे में इसके एक और एनो कॉन्टेक्ट लगा होगा, इसी के साथ में यहाँ पर लगता है ना। यस यस। उस एनो कॉन्टेक्ट को हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई फेस सप्लाई के जरिए देते हैं। मतलब कि आपका जो स्टार्ट पुश बटन है, यहाँ पे बना देता हूँ, आपका स्टार्ट पुश बटन जो है उसके जरिए पावर सप्लाई इस कैपेसिटर में जाएगा। जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो ये पावर सप्लाई इस कैपेसिटर को देगा और ये कैपेसिटर पावर सप्लाई रनिंग स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग को देगा। जैसे ही आप पुश बटन को रिलीज करोगे इस कैपेसिटर से कोई भी पावर सप्लाई फ्लो नहीं होगा, मतलब कि केवल स्टार्टिंग के समय आपके मोटर को पावर जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए बढ़िया। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, अब इसमें क्या है ना, ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर के साथ हम और भी करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं सबमर्सिबल पंप का कनेक्शन पूरा बताऊं क्या? यस सर, क्लियर है आगे सर। बढ़े टॉपिक पे। चलिए इसको भी बता देता हूं। इसको बताने से पहले मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए अभी जो हम क्लास देख रहे हैं ये क्लास हमारा एक डेमो क्लास है। जैसे कि आप लोग को मालूम है बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जैसे कि सरवन जी हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। उनको मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले हमने एक क्लास किए थे, लाइव क्लास, 1 महीने का। 1 महीने के क्लास में हमने ये सीखे थे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है कैसे काम करता है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि टू पोल कॉन्टैक्टर जो होता है कैसे काम करता है।
इसी टाइप से अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होती हैं कैसे काम करता है उसका वर्किंग हमने बताए थे। इसके बाद से उस कंपोनेंट का यूज करके वायरिंग कैसे करेंगे, ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, किस प्रकार से सर्किट बिल्ड करेंगे, ये सब चीजें मैंने पिछले लाइव क्लास में पढ़ाया था। उस वाले लाइव क्लास का नाम था इलेक्ट्रीशियन से इंजीनियर। अब उसी क्लास का जो सेकंड पार्ट है, मतलब कि सेकंड बैच है, वो बैच हमारा नया स्टार्ट होने वाला है और सेकंड बैच हमारा इसी मंडे को, नेक्स्ट मंडे जो है 21 वाली मंडे 21 जुलाई को हमारा यहाँ पे नेक्स्ट बैच चालू होने वाला है। उस बैच का ये डेमो क्लास चल रहा है। उस वाले क्लास में क्या सिखाएंगे उसी का थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि आखिर में जो हमारा क्लास आने वाली है उसमें आप क्या सीखोगे। तो हमारा जो नया बैच होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो लाइव क्लास होगा उसका नाम है इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर। इस वाले क्लास में मैं इतना फोकस करूंगा कि आपको इस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं जिससे कि यदि आप कभी इंडस्ट्री में काम करने जाते हो तो कहीं भी फंसो नहीं। आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आता है, चाहे उसका वायरिंग करना हो, चाहे स्टार्टर का वायरिंग करना हो, चाहे किसी प्रकार का फॉल्ट आता है उस फॉल्ट का ट्रबल शूटिंग करना हो, या फिर आपको किसी प्रकार का ड्राइंग पढ़ना हो, ड्राइंग पढ़ के वर्किंग को समझना हो, ड्राइंग देख के ट्रबल शूटिंग करना, तो वो सब चीज आप कर सको, वो सब चीज इस वाले लाइव क्लास में हम सिखाने वाले हैं। अब ये जो लाइव क्लास है ना, ये लाइव क्लास हमारा 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और इस वाले क्लास का जो टाइम होगा वो रात के 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होगा। मतलब कि डेली में आपको लाइव क्लास के माध्यम से रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक डेली 1.5 घंटे में आपको पढ़ाने वाला हूं और उस वाले क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो क्लास होगा, इस क्लास का जो रिकॉर्डिंग है, जैसे कि क्या होता है लाइव क्लास जो हम देखते हैं वो तो डायरेक्टली आप हमसे जुड़ जाओगे वीडियो कॉल पे बात करते हुए आप लोग देखोगे। जैसे कि अभी के टाइम पे आप लोग मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल के माध्यम से, जूम क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हो, इसी तरीके से 1 महीने तक आप लोग हमसे लाइव क्लास में जुड़ोगे और बात करते हुए हर एक चीज को समझोगे। जिस तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं, एक वायर जो कनेक्ट कर रहा हूं उस वायर को क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है, वहां पे क्यों कनेक्ट करें, वहां पे ना कनेक्ट करें तो क्या होगा, हर एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए हमारा ये लाइव क्लास इलेक्ट्रीशियन से इंजीनियर वाली होने वाली है। अब ये जो क्लास है, इस क्लास को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, देखिए हमारे साथ में अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाइव हमारे साथ में वीडियो कॉल पे जुड़े हुए हैं जूम क्लास के माध्यम से। तो आप सभी में से कोई भी यदि क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, उन सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा क्लास है, इस क्लास का लिंक, जो लाइव क्लास होने वाली है, इस क्लास का लिंक मैंने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वाले लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास हमारा 21 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। टाइम जो होगा रात को 8 से 9:30 बजे तक होगा। डेली लाइव क्लास चलेगा 1 महीने तक। 1 महीने तक आपको पढ़ाने वाला हूं। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम से यदि आप हमारे क्लास को देख रहे हो और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, लाइव क्लास के माध्यम से इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8989044606, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के बाद आप मैसेज में आप सिंपली लिख दीजिए लाइव क्लास। लाइव क्लास आप लिख के मैसेज कर दीजिए, मैं इस वाले लाइव क्लास का लिंक दे दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सर इसमें मतलब कितना इसका अमाउंट लगेगा सर? जी बता रहा हूँ। देखिए हमारा जो लाइव क्लास है ना, इस क्लास का जो फीस है वो फीस केवल 1800 रुपया रखा गया है। ठीक है, मैं इस वाले क्लास का जो फीस है वो 1800 रुपया रखा गया है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप 20 तारीख से पहले क्लास को ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने के लिए मैंने एक कूपन कोड दिया हूँ ENG200, इंजीनियर 200 का शॉर्ट फॉर्म ENG200। इस वाले कूपन कोड को इस्तेमाल करिएगा। कूपन कोड यदि आप इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे फीस 1800 से कम होके डायरेक्टली 1600 रुपया हो जाएगा और केवल 1600 रुपया में 1.5 घंटे डेली में आपको 1 महीने तक पढ़ाने वाला हूँ और अच्छा खासा इंजीनियर लेवल का मैं आपको नॉलेज दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास में, उनको मालूम है किस लेवल पे पढ़ाया गया था। सरवन जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर, जी सर, इसमें मतलब ड्राइंग रीड करने के लिए पूरा बताया जाता है कि कैसे हम ड्राइंग को रीड कर सकते हैं, और चाहे या नया कोई बनाना है तो कैसे हम उसको फिर बनाएंगे सर। अच्छा एक चीज बताइए, जो क्लासेस पढ़ाया गया था उस क्लास का रिव्यू क्या है? 10 में से कितना नंबर देना? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, एक मिनट रुक जाइए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैं एक बोलूं क्या सर? बोलिए। 10 में से 10 ही दूंगा सर। क्योंकि सर मैं आपका क्लास किया ना सर, उसके बाद मैं जब जॉब ज्वाइन किया ना सर, तो मेरे को सब ड्राइंग पढ़ना इजी लगा। डॉल स्टार्टर ये सब जब मैं ड्राइंग देखता था ना कि मोटर, बड़ा मोटर चालू कर रहा है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर किया है, तो पहले समझ में नहीं आता था, बहुत गाली मिलता था। तो उसके बाद से सर कुछ भी प्रॉब्लम आता तो मैं आपको भी फोटो भेज दूँ कि सर इसका वायरिंग कैसे करेंगे या इसका प्रोग्रामिंग बोल दीजिए सर। आपसे सर बहुत हेल्प मिला है सर, और आपका कोर्स करके सर मेरे को बहुत फायदा मिला है सर। चलिए बढ़िया, यही चाहिए बस। ठीक है,
एक्चुअली क्या है ना, मेरा ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स का मकसद यही है जी सर। कि आप लोग, आप कभी इंजीनियर से, आपके सुपरवाइजर से, आपके सीनियर से हेल्प लेने की आवश्यकता ना पड़े, आप खुद इंजीनियर के जैसे सोचना स्टार्ट कर दो। केवल मेरा यही मकसद है। इस वाले पूरे क्लास में जैसे पुराने स्टूडेंट जो है उनको जो मैंने पढ़ाया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। पिछला जो हमारा लाइव क्लास हुआ था उसमें जो मैंने पढ़ाया था, उस पूरे कोर्स में मैंने यही फोकस किया कि जो हमारा क्लास है वो उस पर डिपेंड करे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है इंडस्ट्री में, उस वर्क को आखिर हम कैसे करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिनट, ये हमारा पिछला लाइव क्लास हुआ था। इस वाले क्लास के स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं, जो भी अभी रिव्यू आप सुन रहे हो, तो ठीक है। तो ये जो लाइव क्लास था, इस क्लास का टॉपिक दिखाता हूँ। यही टॉपिक सेम टू सेम इस वाले क्लास में होने वाला है, लेकिन कुछ एडवांस में होगा। देखिए, पुराना क्लास में मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन किया, अब मुझे थोड़ा सा और आइडिया आ गया कि मैं और चीजें अच्छा कर सकता हूँ, इससे और भी सारा कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। तो पिछला जो लाइव क्लास हुआ था उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कंटेंट आपको इस वाले लाइव क्लास में मिलने वाला है। क्या मिलेगा? देखिए, हमारा जो क्लास होगा वो क्लास यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है, आपको भले ही 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास जो स्टार्ट होगा वो हमारा एकदम बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, जहां पे पुश बटन का वायरिंग, एनओएनसी कॉन्सेप्ट जो होती है उसको सिखाना स्टार्ट करूंगा। एनओएनसी के बाद हम पुश बटन कॉन्टेक्टर के बारे में सीखेंगे, उसका सर्किट बिल्ड करना सीखेंगे। पुश बटन और जो कॉन्टेक्टर है, एनओएनसी है, रिले है, उन सब का यूज करके अलग अलग सर्किट बिल्ड करेंगे। क्वेश्चन में दूंगा कि इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पैनल बनाइए, सर्किट बनाइए, उसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद उस चीज का हम प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज हम इस वाले लाइव क्लास में करने वाले हैं। इसी प्रकार से टाइमर जो होता है, रिले जो होता है, सेंसर जो होता है, उनका वर्किंग समझेंगे, फिर वायरिंग समझेंगे, ट्रबल शूटिंग समझेंगे, फिर उसका यूज करके सर्किट बिल्डिंग करना, प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इसी प्रकार से मोटर जो होता है उसका स्टार डेल्टा कनेक्शन, ड्यूअल स्टार्टर, उस टाइप का जो सर्किट डायग्राम बनती है बेसिक वो भी बना के दिखाएंगे। प्लस मोटर जो होता है उसको कैसे चेक करोगे, मेगर के जरिए, मल्टीमीटर के जरिए कैसे चेक करोगे। अगर आप कनेक्शन करने जाते हो तो कनेक्शन में आपसे कभी गलती ना हो, उसको कैसे प्रकार से वेरीफाई करोगे, रेक्टिफाई करोगे, हर एक चीज को मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। उसके बाद लिमिट स्विच सेंसर हो गया, ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच सेंसर, टेम्परेचर कंट्रोलर, बोतल फिलिंग सर्किट। देखिए, अभी जो यहाँ पे क्लासेस ऊपर में देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में था। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जब नॉलेज हो जाएगा, उसका यूज मालूम हो जाएगा, आप थोड़ा बहुत सर्किट जब बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद क्लास का लेवल हम बढ़ा देंगे। लेवल बढ़ाने का मतलब ये है कि हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब कि आपने देखा हो ना, आपके कंपनी में कोई मशीन होती है, जैसे कल भी मैंने लाइव क्लास किया था, एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल के फॉल्ट की वजह से रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाया और यूट्यूब पे लाइव भी नहीं हो पाया सही से, तो वो क्लासेस मैंने अपलोड नहीं किया कहीं भी। लेकिन कल की क्लास में मैंने आपको एक बार बेंडिंग मशीन जो है उसका वर्किंग बताया था, उसका वायरिंग बताया था। तो उसी तरीके से मैंने पिछले वाले लाइव क्लास में बोतल फिलिंग वाली जो मशीन होती है उसका मैंने पूरा वायरिंग बताया था, कैसे वायरिंग करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एयर कंप्रेसर जो होता है उसको ऑटोमेटिकली कैसे चालू बंद करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम बनाया, उसमें सर्किट में मॉडिफिकेशन करना सिखाया, वायरिंग, प्रैक्टिकल वायरिंग करना सिखाया। उसके बाद उसमें ट्रबल शूटिंग भी हमने सीखे थे। 3 क्लास एक ही टॉपिक पे चला और ये क्लासेस बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा लेवल पे क्लासेस है, एडवांस लेवल पे। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट वर्क में मैंने यहाँ पे ट्रैफिक लाइट का पूरा कंट्रोल पैनल वायरिंग बनाने सिखाया। इसी प्रकार से बीएफडी का वायरिंग, प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, पीएलसी का वायरिंग कैसे करते हैं। इसके बाद ड्राइंग पढ़ना, यदि आपके पास में ड्राइंग आती है तो ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाया गया है। तो ये सब चीजें आपको हमारे लाइव क्लास में सिखाने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये तो कंटिन्यू होगा, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक आपको इस वाले लाइव क्लास में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कल के क्लास में मैंने बताया था कि बार बेंडिंग मशीन जो है उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आजिम जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर, इसके लिए अलग से अमाउंट लगेगा ना, जो स्क्रीन पे जितने भी कोर्सेस आप दिखाए अभी? ये जो क्लासेस है ना, ये सब क्लासेस जो है इस वाले लाइव क्लास में जो हमारा स्टार्ट होने वाली है। कौन सा लाइव क्लास? तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला लाइव क्लास है, ये वाली इलेक्ट्रिशियन। अब हर इलेक्ट्रिशियन बनेगा इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिशियन से इंजीनियर लाइव क्लास। इस वाले क्लास में मैं ये सब चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप हमसे लाइव क्लास में जुड़ के सीखना चाहते हो तो इस वाले क्लास को ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आज ही क्लास ज्वाइन करूं और आज ही पूरा का पूरा क्लासेस मिल जाए, जो पिछला बैच हुआ था तो उसका भी रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर रहा हूं। पिछला जो लाइव क्लास था उसको आप डायरेक्टली ज्वाइन करके रिकॉर्डिंग पूरा देखना स्टार्ट कर सकते हो। पूरा क्लासेस, इसमें 32 क्लासेस है, 32 क्लासेस जो होंगे पूरा मिल जाएगा। 32 क्लासेस जो है उसका टाइम जोड़ोगे तो 50 घंटे से ऊपर का पूरा क्लासेस है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मुझसे बात करके डायरेक्टली लाइव क्लास के माध्यम से सीखना चाहते हो तो आप ये लाइव क्लास वाली जो है उसको ज्वाइन करिएगा। ये वाली
ये वाली क्लास, ठीक है। तो इसमें देखोगे यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फीस 1800 रुपया आ रहा है। अगर आप बाय करने जाओगे तो बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे कूपन कोड दिख जाएगा ENG200, इस कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करते ही आप देखोगे फीस जो है 1600 रुपया हो गया। अब यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद डायरेक्टली आप हमारे कोर्स में जुड़ जाओगे और कोर्स में जुड़ने के बाद 20 तारीख को मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। लाइव क्लास का लिंक जो होगा वो उसी ग्रुप में आपको डेली मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके माइंड में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सर एक सवाल है। सर थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन सर आपने स्टार्ट किया सर। जी जी, मैंने हेलो, लास्ट क्लास का मैं स्टूडेंट हूँ सर आपका। तो सर तो मुझे सर बहुत सारी चीजें सीखने को मिला सर आपके पास से, और मैं तकरीबन 18 ईयर से सऊदी अरब में जॉब करता हूँ सर, 18 ईयर। बट कंट्रोल्स में मतलब डिजाइन करना या फिर उसमें लॉजिक कंट्रोल्स में ड्राइंग को रीड करना, उसके थ्रू आपकी क्लास के बाद सर बहुत इजी हो गया सर, बहुत इजी हो गया। चलिए मुजाहिद जी, शायद आपने 99% बैच ले लिया ना दोबारा से? जी जी सर, ठीक है, आप वैसे ही पुराने स्टूडेंट हो, हमारे क्लास को देखे थे, फिर से बस हमसे जुड़ने के लिए आपने ये वाला क्लास ले लिया। हेलो हाँ सर जी। जी जी सर जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं पहले PLC का वीडियो लिया, लाइव नहीं किया अभी तक, तो उस इसमें लाइव कर सकते ना? क्योंकि मैं पहले मैंने खरीदा था मगर मैंने लाइव कभी नहीं किया। देखिए, लाइव करो ना करो आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिलता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो लाइव क्लास है इसको भी यदि आप ज्वाइन करते हो और यदि आपका जो जॉब है उस जॉब के वजह से आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका जो क्लास है उसका वैलिडिटी मिलता है। केवल लाइव क्लास नहीं पढ़ाया जाता है, आपको वहां पे वैलिडिटी मिलता है। इस वाले कोर्स का 4 साल का वैलिडिटी है, मतलब कि लाइव क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा डे 1 से लेके डे 30 तक, जितना भी चीज मैं आपको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। रिकॉर्डिंग देखने के लिए इसी वाले कोर्स को ओपन करिए, कंटेंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे नीचे में अभी 2 डेमो क्लासेस है, इसके नीचे और पूरे क्लासेस 30 दिन का क्लासेस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जैसे लाइव क्लास होता है, आज का जो डेमो क्लास हो रहा है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने क्लासेस होंगे ये 4 साल तक आपके पास में रहेगा। 4 साल तक आप जितनी बार देखना चाहो उतनी बार क्लास को देख सकते हो, ठीक है। आपका जो PLC का क्लास है अगर आपने वो भी लिया तो उसका भी रिकॉर्डिंग ऐप में अवेलेबल होगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर रिकॉर्डिंग मालूम कि कैसे देखना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा क्लास के बाद में, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, मैं दे दूंगा। ठीक है, ओके सर ऑलरेडी मेरे पास RLC PLC का है सर, RLC PLC का कोर्स लिया हुआ हूँ सर, वो मैं एवरीडे वॉच कर रहा हूँ सर, वो रिकॉर्डेड सर एवरीडे। अभी 10th क्लास में हूँ सर, अभी 10th उसको मैंने अभी स्टार्ट किया, 5 डेज हुआ, एवरीडे 2 टाइम देख रहा हूँ, 2 क्लासेस मैंने वॉच कर रहा हूँ सर, 2 क्लासेस। बेनिफिट वही है ना, देखिए हम लाइव क्लास भी पढ़ा रहे हैं आपको प्लस रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, मतलब कि आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग क्लासेस को देख सकते हो। लाइव क्लास में देखिए मान लीजिए कुछ चीजें भूल गए तो क्या होता है, ऑफलाइन ट्रेनिंग जाओगे तो क्या होगा, एक बार पढ़ोगे दोबारा उसको नहीं पढ़ पाओगे। और बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले अभी आजकल मेरे को फोन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मेरे पास में, बोले कि सर ऑफलाइन ट्रेनिंग करने गया, केवल ड्यूअल स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर सीख के आ गया और उसके अलावा कुछ नहीं सीखा, और सीखने के लिए 20,000 रुपये खर्च कर दिया, प्लस रहना खाना पीना मिला के 50,000 रुपये खर्च हो गया। तो 50,000 रुपये खर्च करने के बाद भी उनको नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअल में सर्किट मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। ड्राइंग पढ़ाने के नाम पे ड्यूअल स्टार्टर का डायग्राम लेंगे, उसी को एक्सप्लेन कर देंगे, बोलेंगे ऐसे ही हम ड्राइंग पढ़ते हैं। क्या ड्यूअल सर रियली सर मैं आपको एक चीज अप्रिशिएट करता हूँ सर कि मैं तकरीबन 2015 में मैंने एक ऑलमोस्ट 20,000 मैंने एक क्लास में डाला था सर, PMS के लिए सर, उसमें भी रिले लॉजिक ही था सर। लेकिन आप जो क्लास ले रहे हैं सर बहुत वर्ती है सर, कितने लोगों की दुआ मिलेगी पता नहीं सर, बहुत सारे लोग इतने कम प्राइस में आपको सब कुछ सर क्वालिफाइड टीचिंग दे रहे हैं सर, बहुत ग्रेट सर, अप्रिशिएट। चलिए आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है वही हमारे लिए बहुत बढ़िया है, वही सर लगेगी। सर एक मेरा छोटा सा कंफ्यूजन था। हाँ जी, हाँ जी। सर मतलब मैं तो डेली लाइव क्लास नहीं कर पाता हूँ मैं जॉब की वजह से, तो ये जो वीडियो पर कोर्स परचेज करने के बाद से वीडियो डाउनलोड करूंगा तो कब तक उसका वैलिडिटी रहेगा? 4 साल तक आपके पास में रहेगा, इस वाले लाइव क्लास में 4 साल का वैलिडिटी है। सर इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हम अभी वीडियो हम जैसे डाउनलोड वीडियो मैं रिकॉर्डिंग वीडियो चालू करके देखूंगा, तो इसमें मतलब मेरा कोई सवाल रहेगा, डाउट रहेगा, तो मैं उसको कैसे देखिए पूछूंगा? मैं इतना सुविधा देता हूँ ना, आप मेरा लाइव क्लास को ज्वाइन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। आप मेरे क्लास को लो ना लो, मेरे स्टूडेंट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं फंसे हुए हो, आप किसी जगह में, मतलब देखिए फंसे हुए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर चीज पे आप फोन घुमा दो, मेरे को फोन कर दो, ठीक है। अगर आप कहीं इमरजेंसी में फंसे हुए हो,
कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए सर मैं इस जगह पे फंसा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, हेल्प कर दीजिए। मैं 100% हेल्प करता हूँ, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए उनको मालूम है, सबको हेल्प करता हूँ। लेकिन अनटिल अनलेस मैं तब मना करता हूँ कब, जब आपका जो हेल्प जो है ना बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब कि हर चीज पे अगर आप बोलोगे सर कि ये हेल्प कर दो, ये हेल्प कर दो, ये एक्सप्लेन कर दो, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं सर एमसीबी का फुल फॉर्म बता दो, सर कॉन्ट्रैक्टर का A1 पे पावर सप्लाई क्यों देते हैं ये बता दीजिए। तो इतना सब चीजें तो हेल्प करने के लिए मैं नहीं बैठ पाऊंगा फ्री में, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर नहीं आप सर, वो बात कंपनी में फंसे पड़े हो, काम कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, मैं हेल्प करता हूँ। प्लस यदि आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, क्लास लिए हो, क्लास में पढ़ रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला आपका ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आया, क्लास देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, डाउट आया, नहीं समझ में आया, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। पहला काम आपका यही होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और बोलिए कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप रिप्लाई पे ही एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। अगर आपका जो डाउट है वो डाउट व्हाट्सएप मैसेज पे क्लियर नहीं हुआ तो मैं खुद कॉल लगा देता हूं आपको खुद कॉल लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद कॉल लगा दूंगा आपको और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपके कॉल पे भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं आपको अभी के टाइम पे जैसे जूम पे आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, सेम तरीके से जूम पे आपको ऑनलाइन लाइव आपको पर्सनली लेके मैं आपके डाउट को पूरा क्लियर करूंगा और जब तक डाउट क्लियर नहीं होता तब तक मैं आपको छोड़ने वाला भी नहीं हूं, ठीक है। इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। थैंक यू सर, हेल्प थैंक आपको यू मिल सर। जाएगा पर्सनल सपोर्ट के लिए अगर आप सर रिकॉर्डिंग देखते मैं आपका सर एक भी वीडियो परचेस नहीं किया हूँ, लेकिन बट मैंने आपका ऐप डाउनलोड कर रखा है और यूट्यूब पे भी आपका वीडियो देखता हूँ सर, लेकिन अभी तक मैंने परचेस नहीं किया सर। तो ये वाला परचेस करने का सोच रहा हूँ, मैं करूंगा इसको सर, इसीलिए मैं आपसे थोड़ा जानकारी चाह रहा हूँ। मेरे जो पुराने स्टूडेंट है उनका रिव्यू पढ़ सकते हो। बाकी मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं उस तरीके से एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आप लोग को मजा आएगा। 100% दे रहे हो। देखिए बाकी टीचर कैसे पढ़ाते हैं, क्यों किस टाइप से एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपके माइंड में चला जाए। अभी भी आप देखोगे डेमो क्लास में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन के बाद, हर आंसर के बाद, हर एक एक्सप्लेनेशन के बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको डाउट है? अगर आपको डाउट हो तो आप पूछते हो। आप लोग बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं जिनको मालूम होगा कि बहुत सारे टाइम पे आपको डाउट नहीं बनता है, लेकिन मैं खुद बोल देता हूँ कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था। मैं उस चीज का आंसर बता देता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है जो लाइव में जुड़े हुए उनको तो नहीं आया, लेकिन बाद में जब रिकॉर्डिंग कोई देखेगा तो उनको डाउट आ सकता है, तो उस डाउट को आपके डाउट आने से पहले ही मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो आपको कभी ना देखिए पूरा क्लास देख लोगे एक डाउट नहीं बनेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। फिर भी बन गया तो मैं हेल्प करूंगा। मुझे भी सर साइड पे सर वो लोग देखे सर, आफ्टर आपकी क्लासेस के बाद मुझे देखे सर, मेरे परफेक्शन देखे सर मेरे अंदर, तो वो लोग बहुत इंटरेस्टेड हुए सर, या स्पेशली ड्राइंग सर, ड्राइंग का वो लोग बहुत इंटरेस्ट हुए सर साइड पे। मेरे जो इंजीनियर्स है, सीनियर्स है, एक्चुअली क्या है ना, देखिए आपका लिंक चाहिए सर। इंडिया में ऐसा कोई एक टीचर नहीं है जो ड्राइंग आपको पढ़ाता हो मेरे अलावा। कोई है क्या जो जी ड्राइंग सर। पढ़ाता हो? नहीं सर, कोई नहीं पढ़ाता इंडिया में। मेरे अलावा कोई ड्राइंग आपको नहीं पढ़ाएगा। मेरे को आप कोई भी ड्राइंग दे दो, उस ड्राइंग का मैं मशीन नहीं देखा हूँ। आप लोग को मालूम पिछले लाइव क्लास में आउट ऑफ इंडिया वाली ड्राइंग मैंने पढ़ाया था, उस मशीन को हमने देखे नहीं थे कभी, उसको जाने भी नहीं थे, लेकिन केवल डायग्राम देख के हमने बता दिया था कि मशीन कैसे वर्क कर रहा है। ऐसा ही था ना? एग्जैक्टली सर। अभी मैं भी वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, ड्राइंग देखकर सर अभी इजीली सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो लोग शॉक हो रहे हैं सर कि मतलब वो लोग मतलब सरप्राइज है कि इतना मतलब परफेक्शन आपके पास। तो मैंने बताया कि क्लास ज्वाइन किया आपकी मैंने, तो आपके बारे में तो वो लोग बहुत अप्रिशिएट किए सर, वो लोग भी इंटरेस्टेड है, ज्वाइन होंगे सर आपके साथ। चलिए धन्यवाद, आपको पसंद आया। मैं बाद में चलिए ऐसा बाद ही में कोई डायग्राम हमारा कोई भेज उम्मीद है कि मतलब बाकी स्टूडेंट जो है कभी इलेक्ट्रिशियन मतलब इंजीनियर से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। बंद कर दो माइक। और किसी इलेक्ट्रिशियन मतलब सीनियर से हेल्प लेने की आवश्यकता ना पड़े, इंजीनियर से कभी क्वेश्चन ना पूछना पड़े। ऐसा आपको फील ना हो कि आपको कभी कोई कुछ काम नहीं सिखा रहा है, आपके कंपनी में कोई सिखाता नहीं जल्दी, ठीक है। मैं भी वो चीज फेस करके आया हूँ। 1-2 साल मैंने भी काम किया, मुझे भी कोई नहीं सिखाया। मेरे पास में भी सीनियर जो थे, 2 सीनियर मिले मुझे। एक सीनियर मुझे सिखाता था, दूसरा सीनियर जो सुपर सीनियर था वो कभी सिखाया ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो आपके कंपनी में ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा सीनियर मिल जाए, ऐसा सुपरवाइजर मिल जाए जो आपको सिखाएगा। सुपरवाइजर सिखाना चाहेगा लेकिन उसके पास टाइम नहीं होगा कि आपको उस लेवल पढ़ाए। अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे सर कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, वो डायरेक्टली बोल देगा कॉन्ट्रैक्टर के A1 A2 पे पावर दे दो, कॉन्ट्रैक्टर चालू। इतना ही केवल एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिलेगा, उससे ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से यदि आप प्रॉब्लम फेस करें तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूँ, लाइव क्लास का लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा सबमर्सिबल पंप का टॉपिक है, इसमें हम पढ़ लेते हैं कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये जो मेरा नया बुक है, इस बुक में यहाँ पे सबमर्सिबल पंप स्टार्टर के बारे में बताया गया है। सबमर्सिबल पंप स्टार्टर जो होता है उसमें आप देखोगे 3 वायर होती है,
तीन वायर जो होता है उसमें एक रेड, एक येलो, एक ब्लू रहेगा। रेड जो होगा वो आपका क्या रहेगा, मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। आपका येलो जो होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है, और ब्लू जो है वो कॉमन है। तो अगर आपको इस सबमर्सिबल पंप को चालू करना है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो यहाँ पे वाइंडिंग है उसमें जो रनिंग वाइंडिंग होगा उसमें क्या करना है, फेज सप्लाई देना है ना। चलिए फेज सप्लाई को भूल जाइए, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट करना है, सबमर्सिबल पंप के कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर जो होगा हमारा, उस कैपेसिटर का दो वायर होता है। तो एक वायर को आपको क्या करना होता है, रनिंग वायर के साथ कनेक्ट करना होगा ना। यहाँ पे रनिंग वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है, और कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है उस वायर को ले जाके हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना। आपका जो सबमर्सिबल पंप होता है उसको यदि चालू करना हो तो उसके साथ में यदि कैपेसिटर को लगाना है तो आप डायरेक्टली, अगर केवल सिंगल कैपेसिटर है तो आप क्या करोगे, कैपेसिटर का दो वायर जो है उन दोनों में से किसी भी एक वायर को ले जाके रनिंग वायर जो है आपका रनिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे वायर को स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब इस वाले सबमर्सिबल पंप को चालू करना है, तो चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, रनिंग वायर जो है उसमें फेज सप्लाई देंगे और कॉमन पे क्या करेंगे, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सबमर्सिबल पंप स्टार्ट, ऐसे ही होगा ना। जी सर। ठीक है, अब ये तो सिंगल हो गया जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आपके पास में, ठीक है, वही चीज यहाँ पर बताया गया, ये सबमर्सिबल पंप है, इसका कैपेसिटर यहाँ पर है, कैपेसिटर को मैंने रनिंग और स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, और फेज सप्लाई जो है उसको रनिंग के साथ कनेक्ट करना होता है हमेशा, और ये कॉमन जो है उस पर न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, हमारा सबमर्सिबल पंप यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब इसके नीचे में आप देखोगे दो कैपेसिटर आ गया। अगर आपको दो कैपेसिटर का कनेक्शन करना है तो आप क्या करोगे, आपका जो दोनों कैपेसिटर है उसको पावर सप्लाई जो है फेज सप्लाई से जाना चाहिए। तो आप एक चीज देखोगे कि जो हमारा यहाँ पर कैपेसिटर है, जैसे कि फेज सप्लाई जो है, इस फेज सप्लाई को यहाँ पे ले आके इस कैपेसिटर को इनपुट दे दिया ना, और इस वाले कैपेसिटर को इनपुट पावर देने के लिए यहाँ पे पुश बटन इस्तेमाल कर लिया। पुश बटन क्यों यूज करा, इसके पीछे का रीजन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। पुश बटन को पावर हम देंगे और इसके आउटपुट को ले जाके हमारा जो कैपेसिटर है उसको दे देंगे, मतलब कि इस कैपेसिटर को भी फेस मिल गया, इसको भी मिल गया। अब दोनों का आउटपुट जो है वो किसके साथ कनेक्ट होगा, हमारा जो यहाँ पे सबमर्सिबल पंप है उसका जो येलो वाली वायर है, मतलब कि स्टार्टिंग वाली वायर उसके साथ। तो दोनों के आउटपुट को आपस में जोड़ेंगे और उसके आउटपुट को ले जाके हमारे सबमर्सिबल पंप के कॉमन पे कनेक्ट करेंगे ना, सॉरी स्टार्टिंग पे। जी सर, जी ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आप इस वाले पुश बटन को नहीं प्रेस करोगे तो क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे सबमर्सिबल पंप है वो फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के चालू होने के बाद इस वाले कैपेसिटर के थ्रू केवल रन होगा ना। जी सर। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे चालू करना है तो आप क्या करोगे, स्टार्ट पुश बटन जो है इसको प्रेस करोगे, प्रेस करने से इस कैपेसिटर को पावर मिलेगा और ये पावर सप्लाई भी यहाँ से जाएगा और इसका भी पावर यहाँ से आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो वायर है, इस वायर के जरिए जो स्टार्टिंग वाले वायर में पावर जा रहा है वो दोनों कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है। मतलब कि स्टार्टिंग के समय हम ज्यादा पावर देंगे और उसके बाद इस वाले पुश बटन को रिलीज करेंगे, रिलीज करते ही ये पावर सप्लाई यहाँ पे कट होने के बाद पावर सप्लाई केवल रनिंग कैपेसिटर के थ्रू जाएगा। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। ये कनेक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है, एमसीबी टाइप का जो सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होता है उसमें इस्तेमाल होती है। अब इसी चीज को यदि आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टर में इसको कनेक्ट किया गया होगा। ठीक है, ये हमारा एमसीबी टाइप का स्टार्टर है। एमसीबी टाइप का स्टार्टर जो होता है उसमें देखोगे कि जो हमारा सबमर्सिबल पंप है उसके तीन वायर को तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे कनेक्ट किया जाता है, रेड येलो ब्लू। ठीक है, वायर कलर यहाँ पे गलत हो गया है, रेड येलो और ब्लू कलर का वायर यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो आपका जो यहाँ पे फेज सप्लाई है उसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और इसी फेज सप्लाई को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है और इसके आउटपुट को यहाँ पे स्टार्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया गया है। न्यूट्रल कॉमन जो है उस पर न्यूट्रल देना होता है तो डायरेक्टली यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया गया है। तो ये एमसीबी टाइप का सबमर्सिबल पंप जो होता है, स्टार्टर जो होता है, उसका डायग्राम है। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर डबल कैपेसिटर आ गया। तो डबल कैपेसिटर में आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो मोटर है उस मोटर के यहाँ पे तीन वायर है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। तो आप देखिए इस वाले रनिंग वाले टर्मिनल पे फेज सप्लाई इस जगह से डायरेक्टली आएगा। आप यहाँ से देखिए एमसीबी के थ्रू फेज सप्लाई जो है, एक मिनट, फेज सप्लाई यहाँ से अमीटर में गया, अमीटर के आउटपुट को लाके यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट किया गया, मतलब कि फेज सप्लाई डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट किया गया ना। जी सर। अब यहाँ पे जो हमारा रनिंग कैपेसिटर, ये रनिंग कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर को पावर सप्लाई डायरेक्टली जाएगा और उसका आउटपुट डायरेक्टली किस पे आएगा, स्टार्टिंग वाले पे ना। जी सर। तो स्टार्टिंग वाले पे पॉइंट पे डायरेक्टली पावर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इस पॉइंट पे फेज सप्लाई तो डायरेक्टली आ रहा है बिना किसी कंट्रोलिंग के। तो आप देखोगे इस एमसीबी को चालू करूं तो यहाँ से एक फेज सप्लाई जाएगा इस वाले कैपेसिटर को, और ये कैपेसिटर क्या है हमारा, ये रनिंग वाला है। रनिंग वाली है। तो रनिंग कैपेसिटर का आउटपुट जो है वो आउटपुट यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकल के डायरेक्टली किसको चला गया, स्टार्टिंग वाले को। मतलब कि रनिंग कैपेसिटर हमेशा काम करेगा। हो रहा है ना? जी सर। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसका पावर कहाँ से आ रहा है,
तो इस वाले कैपेसिटर को भी पावर देने के लिए आप देखोगे एमसीबी के जरिए जो पावर सप्लाई यहाँ से आ रहा है, उसी पावर सप्लाई के थ्रू यहाँ पे पुश बटन को इनपुट पावर दिया गया ना। जी अब इसके आउटपुट को देखोगे, यहाँ पे कैपेसिटर को पावर दिया गया है और इसके आउटपुट को लाके यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। मतलब कि अगर ये पुश बटन जो है इसको यदि हम प्रेस कर दें तो इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को पावर मिलेगा और इसके आउटपुट को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, फिर भी चालू हो जाएगा ना हमारा। अभी के टाइम पे क्या होगा, ये सर, पुश इसमें बटन है, इसको जो है प्रेस करने के कैसे टाइम पता पे ही करेंगे? केवल इसको पावर जाएगा, बाकी टाइम पे इसको पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। ऐसा ही होता है ना। सर इसमें सर रनिंग का और स्टार्टिंग का उसमें कैपेसिटर दो कैपेसिटर लगाने से क्या फायदा है? देखिए आपका जो मोटर होता है, उस मोटर को आप देखोगे सीलिंग फैन जो होती है, उस सीलिंग फैन के कैपेसिटर को यदि आप निकाल दो या निकालिए मत, कैपेसिटर यदि खराब हो गया, वीक हो गया, तो आपका सीलिंग फैन ऑटोमेटिकली घूम पाता है क्या? नहीं घूम पड़ेगा सर, हाथ से घुमाना पड़ेगा। हाथ से घुमाना पड़ता है। तो आपका जो सीलिंग फैन है उसका कैपेसिटर वीक होने पे उसको घुमाना पड़ता है। तो घुमाने के लिए क्या कर रहे हो, टॉर्क दे रहे हो, उसको पावर दे रहे हो। तो सेम चीज आपका सबमर्सिबल पंप जो होता है वो बहुत ही अंदर रहता है और उसके साथ में पानी रहती है, उस पानी का जो लोड है ज्यादा रहता है। तो सिंगल कैपेसिटर जो है उतना फेज सीक्वेंस में स्प्लिट नहीं कर, जो फेज सप्लाई होता है उसको स्प्लिट करना पड़ता है, ठीक है, एंगल बनाना पड़ता है। वो सब चीज थ्योरी की बातें छोड़ते हैं, सिंपली ये समझिए कि उसको टॉर्क चाहिए घूमने के लिए और सिंगल कैपेसिटर के जरिए उतना टॉर्क नहीं मिल पाता है। तो टॉर्क एक्स्ट्रा देने के लिए हम यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगाते हैं, उस कैपेसिटर को बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। और स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, आप हमेशा देखोगे रनिंग कैपेसिटर के वैल्यू से ज्यादा होता है। रनिंग कैपेसिटर मोस्टली कंडीशन में 36 माइक्रोफैराड का होगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर आपका 110 माइक्रोफैराड का होगा। ऐसे ही होता है ना। जी सर। तो सर इसमें सर पहचानेंगे कैसे सर? आप सिंपली देखिए, अगर आपको ये कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है, कौन सा है, तो इसमें सिंपली लिखा रहेगा ना कम वाला और ज्यादा वाला पता चल जाएगा, ऐसे ही पता आपको चल मैं जाएगा। बता रहा हूँ, वैल्यू देखिए, जिसका वैल्यू कम है माइक्रोफैराड। रनिंग कैपेसिटर, जिसका ज्यादा है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर। अगर आपका जो कैपेसिटर है उस पे लिखा हुआ मिट गया है तो भी दिक्कत नहीं। आप ये देखिए कि पुश बटन जो लगा हुआ है उसके साथ में कौन सा कैपेसिटर कनेक्ट है, जो पुश बटन के साथ कनेक्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग कैपेसिटर, और जो आपका दूसरा पुश बटन है वो रनिंग कैपेसिटर हो जाएगा। ऐसा ही है ना, क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। बाकी डायग्राम जो है ना, देखिए इस चीज को मैं जी सर, एक्सप्लेन जी नहीं सर। करता हूँ। इस चीज को पढ़ना चाहोगे तो मेरा जो बुक है ये वाला बुक बाय कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा 100 रुपीज में, ठीक है। अब इसके नीचे में आते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा वही वाला है सिंगल टू पोल वाली कॉन्ट्रैक्टर का वर्किंग मैंने इस वाले बुक में बताया हूँ कैसे काम करता है। उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर का यूज करके पूरा वायरिंग बताया हूँ, इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डायग्राम था उसका, इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने का कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया ना। जी सर। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे इसका पूरा वायरिंग समझते हैं, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं हम। फेज सप्लाई जो है, इस फेज सप्लाई को एमसीबी पे कनेक्ट किया। पावर सप्लाई जो है उसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन चाहिए ना, मोटर के लिए ओवरलोड प्रोटेक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं? जी सर। देते हैं, लेकिन देते हैं, आप सर। देखोगे ओवरलोड रिले नहीं लगाया जाता है, वहां पे हम एमसीबी इस्तेमाल करते हैं। एमसीबी ही हमारा यहाँ पे ओवरलोड का काम कर देता है। तो ये जो एमसीबी है इसको चालू करने पे पावर सप्लाई ऑन होगा, प्लस अगर आपके सबमर्सिबल पंप में कोई फॉल्ट होता है, ज्यादा करंट लेता है, तो उस कंडीशन में एमसीबी ही हमारा ट्रिप होता है ना। कभी कभी बहुत सारे देखोगे एमसीबी बार बार ट्रिप मारता है। कब होता है? जब आपका सबमर्सिबल पंप जाम हो जाएगा, सबमर्सिबल पंप खराब हो जाएगा, उस कंडीशन में यदि आप स्टार्टर को चालू करोगे एमसीबी बार बार ट्रिप मारेगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये ओवरलोड का और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसी के जरिए पावर सप्लाई का कंट्रोलिंग किया जाएगा। सबसे पहले हम पावर सर्किट को समझते हैं। तो पावर सर्किट जो है, उस पावर सर्किट में देखोगे कि जो हमारा फेज सप्लाई यहां से निकल रहा है, इस फेज सप्लाई को सबसे पहले किसमें कनेक्ट किया गया? ये क्या चीज है? अगर सर एम्पियर में अगर मैं एक डिवाइस को इनपुट पावर दिया और उसके बाहर से दूसरे टर्मिनल से पावर ले लिया, मतलब कि एक टर्मिनल पे इनपुट दिया, दूसरे टर्मिनल से आउटपुट लेके चला गया, तो क्या चीज होगा? वो अमीटर या फिर वोल्टमीटर? अमीटर होगा, क्योंकि आपको मालूम है अमीटर जो होता है उसको हमेशा हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अमीटर जो है, इस अमीटर को हमें इनपुट पावर देना है और उसके आउटपुट से पावर ले जाना है, क्योंकि अमीटर के जरिए ही तो करंट देखेंगे कि हमारा जो सबमर्सिबल पंप है कितना एक्चुअल में करंट ले रहा है। तो करंट को देखने के लिए हमें क्या करना होगा? फेज सप्लाई जो है उसको सबसे पहले अमीटर में देना पड़ेगा और उसके आउटपुट को ले जाके कॉन्ट्रैक्टर के पावर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। पावर टर्मिनल के एक टर्मिनल पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसके आउटपुट को सीधा ले जाके यहाँ पर कनेक्ट किया गया। ये क्या हो गया? हमारा सबमर्सिबल पंप को फेज सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। और ये वाला वायर क्या हो गया? हमारा रनिंग वाले वायर हो गया ना। जी सर। ठीक है, तो फेज सप्लाई चला गया। अब न्यूट्रल सप्लाई जो है, आप देखोगे, अब न्यूट्रल सप्लाई जो है यहाँ से आया है
और इसको यहाँ पे वोल्ट मीटर में दिया गया है, और इसी जगह से न्यूट्रल सप्लाई को लूप करते हुए इस वाले A1 A2 टर्मिनल पे दिया गया है। ये A2 टर्मिनल है और यहीं से न्यूट्रल सप्लाई को इस पे भी दिया गया है। आपको मालूम है वोल्ट मीटर जो है उसके जरिए क्या करते हैं, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो वोल्ट मीटर के जरिए वोल्टेज मेजर करना है तो उसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों चीज चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि वोल्ट मीटर हमारा जो है, उस वोल्ट मीटर को यहाँ से पावर सप्लाई दिया गया है और इसको न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से दिया गया है। मतलब वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब हम इस एमसीबी को ऑन करेंगे। एमसीबी को ऑन करते यहाँ पे वोल्ट मीटर वोल्टेज दिखा देगा। लेकिन आपके स्टार्टर में ना वोल्ट मीटर डायरेक्ट वोल्टेज नहीं दिखाता है। वोल्टेज को देखने के लिए एक पुश बटन लगा होता है ना जी सर। बटन को दबाओगे तभी वोल्टेज दिखाएगा। तो वो बटन यहाँ पे लगाया गया है, उसको सीरीज में कनेक्ट करना है। केवल आपको फेज सप्लाई को कट करना है, उसके बीच में आपके स्टार्ट पुश बटन को लगा देना है। पुश बटन को लगा देना है, उसको जब प्रेस करोगे तो इस वोल्ट मीटर को फेज सप्लाई जाएगा, तब जाके वोल्टेज दिखाएगा। और न्यूट्रल सप्लाई जो है, वही न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे जो दिया गया है उसी को लूप करके यहाँ पे कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई चाहिए तो उसको दिया गया है। यहाँ पे ऑन इंडिकेशन है, उसको भी न्यूट्रल चाहिए तो इसको भी न्यूट्रल दिया गया है। और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई इस पॉइंट पे दिया गया है, जो कि इस कॉन्टेक्टर के चालू होने के बाद यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई इस वाले कॉमन पॉइंट पे चला जाएगा। मतलब कि इस सबमर्सिबल पंप को चालू करने के लिए इसके रनिंग वायर में फेज सप्लाई और कॉमन वायर में न्यूट्रल सप्लाई आ गया ना। जी सर। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका स्टार्टिंग वाली वायर, जिसमें हमें कैपेसिटर के जरिए पावर देना है, डायरेक्ट नहीं देना, कैपेसिटर के थ्रू। तो कैपेसिटर का वायरिंग समझते हैं। कैपेसिटर जो है, यहाँ पे 2 कैपेसिटर है। तो आपको मालूम है जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें पावर सप्लाई तभी जाना चाहिए जब हम कॉन्टेक्टर को चालू करें। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर के चालू होने के बाद जो आउटपुट पावर जनरेट होगा उसी आउटपुट पावर सप्लाई से एक वायर ले जाके एक कैपेसिटर को पावर दे सकते हैं ना। जी सर। अब इसी पावर सप्लाई को मैं यहाँ से लूप करके इस वाले कैपेसिटर को भी पावर दे सकता हूँ। जी सर। दोनों कैपेसिटर को पावर मिल गया। अब ये कैपेसिटर क्या है मेरा, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा गया है, स्टार्टिंग कैपेसिटर, ठीक है, ये उल्टा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों को कॉमन कर दिया सर। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग रनिंग जो है कॉमन बना के उसको मैंने फेज दे दिया। अब यहाँ पे ये वाला रनिंग कैपेसिटर होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये रनिंग कैपेसिटर है। तो रनिंग कैपेसिटर जो है, उस रनिंग कैपेसिटर से पावर जो जनरेट होगा वो डायरेक्टली जाएगा इस पे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जाएगा ना। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर से जो पावर जनरेट होगा उसको हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें मालूम है कि जो हमारा पुश बटन है उसके नीचे में एक और एलिमेंट लगाते हैं ना, इस प्रकार से। आप देखोगे यहाँ पर मेरा जो पुश बटन है, इस पुश बटन के ऊपर में एक कॉन्टेक्ट लगा हुआ है और उसी के नीचे में एक और कॉन्टेक्ट को लगा दिया हूँ। तो एक कॉन्टेक्ट जो होगा कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होगा, दूसरा कॉन्टेक्ट क्या हुआ, दूसरे कैपेसिटर के जरिए पावर सप्लाई को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इस वाले कैपेसिटर के आउटपुट को इस जगह पे कनेक्ट करेंगे और इसके आउटपुट को लाके यहाँ से आगे ले जाके हमारा जो यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसको पावर दे देंगे। इतना समझ में आया कि कैपेसिटर कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंट्रोलिंग करना है। तो कंट्रोलिंग जो है ना, मैं आपको जो बताया वही कंट्रोलिंग है, कोई ज्यादा दूसरा चीज नहीं है। सबसे पहले आपका स्टार्ट कनेक्ट होगा, फिर स्टॉप कनेक्ट होगा, उसके बाद पावर सप्लाई A1 पे जाएगा और यहाँ पे फेज सप्लाई कनेक्ट किया गया है। तो फेज सप्लाई का ही कंट्रोलिंग किया गया है। तो फेज सप्लाई को ही लूप करके क्या करेंगे, स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट पे कनेक्ट कर देंगे, होल्डिंग बन जाएगा। वो क्लियर? जी सर। जी सर। आगे समझ में? जी सर। जी सर। चलिए बढ़िया। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हेलो सर, ये बताइए, कभी कभी हम लोग को गाँव में हाई वोल्टेज आता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन इसमें है? गाँव में हाई वोल्टेज आता है तो हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए आपको वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। वो क्या करता है, जैसे वोल्टेज ज्यादा होगा वो पावर सप्लाई को कट कर देगा। वैसे इस वाले बुक में उस चीज को ऐड नहीं किया हो, ध्यान नहीं आया वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले के बारे में। ठीक है। तो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले जो होता है, वैसे वो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले जो है ना, वो मेरा जो सेकंड बुक है, पुराना वाला बुक जो है उसमें दिया हूँ। ठीक है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग को नहीं मालूम, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए, यूट्यूब पे जुड़े हुए, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि मेरा 2 बुक है जो मैंने लिखा हूँ। ठीक है। एक बुक है जो है इलेक्ट्रिशियन A to Z वायरिंग बुक। इस बुक के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है। इस बुक में आपको BMR रिले के बारे में मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरा एक और बुक नया आया है जो कि अभी 5-6 दिन पहले पब्लिश हुआ, जीरो टू हीरो हाउस वायरिंग बुक। यदि आपको हाउस वायरिंग से रिलेटेड नॉलेज रखना है तो उसके लिए आप इस वाले बुक को बाय कर सकते हो। अभी जो मैं आपको समर्सिबल पंप का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो इसी बुक का जो कंटेंट है, जो इसमें लिखा गया है, उसी को मैं यहाँ पे आपको दिखा के समझा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा बुक जो है ये हमारा हाउस वायरिंग वाली बुक है। इस बुक के अंदर आपको टोटल 190 समथिंग पेजेस मिलते हैं। ठीक है।
इसका जो कंटेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है 190 पेजेस आपको मिलेंगे। इस सर ये बुक हिंदी में नहीं आएगा? चाहते हो तो इसको बाय करके डाउनलोड करके आपके मोबाइल में सेव करके पढ़ सकते हो। 112 टॉपिक इसमें दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे 182 पेज इस वाले इंग्लिश में है, हिंदी वाले में 190 पेज समथिंग बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दिया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीलिंग फैन का वायरिंग कैसे करते हैं, एयर कूलर का वायरिंग, आपके घर में जो मल्टी स्पीड वाली कूलर होती है उसका वायरिंग कैसे करेंगे, फ्लोट स्विच, गीजर का, ट्यूबलाइट का, आपका जो एडजस्ट फैन होती है उसका सेंसर, मोशन सेंसर हो गया, मोशन सेंसर का इस्तेमाल करके आपका जो सीरी का वायरिंग होता है वो कैसे करोगे, एमसीबी कैसे काम करता है, एमसीबी का प्रॉपर कनेक्शन कैसे करेंगे, आपके घर के लिए एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करोगे, वायर का जो रेटिंग होता है कैसे सिलेक्शन करोगे, आपका 3 फेज का इंडक्शन मोटर है उसके लिए एमसीबी का कैसे सिलेक्शन करोगे। इस प्रकार से बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, इस बुक को यदि आप बाय करना चाहते हो तो यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो तो आप सिंपली इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सिंपली बुक लिख के मैसेज कर दीजिएगा। चाहे आपको यहाँ पर हाउस वायरिंग वाली बुक बाय करना हो या फिर A to Z वायरिंग बुक बाय करना हो, दोनों बुक का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। हाउस वायरिंग वाली बुक जो है इसका जो पीडीएफ है वो, एक मिनट, ये वाला जो बुक है इस बुक का जो पीडीएफ है वो केवल आपको यहाँ पे 100 रुपीज में मिल जाएगा। इस वाले बुक का पीडीएफ जो है वो आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा। और इस बुक का A to Z वायरिंग बुक जो है इसका पीडीएफ यदि आप बाय करना चाहते हो तो वो केवल आपको 98 रुपीज में मिल जाएगा। पीडीएफ को बाय करके डाउनलोड करके डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा खासा नॉलेज इसमें दिया गया है। ठीक है जी, बोलिए। तो नहीं छपी है ना सर अभी, ये जो नई वाली आई है सर न्यू इसका वाला बुक देखिए अभी 3-4 दिन पहले पब्लिश हुआ। अभी देखिए कि मैं पढ़ा रहा था तो एक छोटा सा मिस्टेक दिख गया कि मैंने नाम जो है ऊपर नीचे कर दिया हूँ। ठीक है, तो वो चीजें थोड़ा सा क्या है, मैंने इसलिए बुक पब्लिश नहीं करवाया कि 1-2 मिस्टेक होती है। ठीक है, तो वो मिस्टेक थोड़ा सा सुधार दूं। ठीक है, मैं अभी बुक पब्लिश कर दिया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे मालूम है लाइव क्लास वाले स्टूडेंट्स है, उनको मैं रेगुलरली बता रहा था कि बुक लिख रहा हूँ, बुक में इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, उनको मालूम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे परेशान करने लगे, सर पब्लिश करिए, तो मैं उसको रिवीजन नहीं कर पाया सही से, तो मैंने उस बुक को पब्लिश कर दिया हूँ। ठीक है, मिस्टेक ज्यादा नहीं है, एक दुक्का मिस्टेक होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि एक दुक्का भी मिस्टेक उसमें रहे, तो इसलिए मैंने बुक को थोड़ा सा अभी रखा हूँ, एक बार रिवीजन करूंगा। जैसे रिवीजन हो जाता है तो तुरंत उस बुक को मैं प्रिंट करवा के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे अभी के टाइम पे ये जो A to Z वायरिंग बुक है, इस बुक का प्रिंट अवेलेबल है। अगर आप इस बुक का प्रिंट कॉपी मंगाना चाहते हो तो 600 रुपए में आपके घर पे मंगा सकते हो। इस बुक को यदि आप अमेजन के थ्रू बाय करना चाहते हो, अमेजन पे भी है। अमेजन पे सिंपली इलेक्ट्रीशियन A to Z वायरिंग बुक लिख दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, सॉरी बुक ही मिल जाएगा, वहीं से डायरेक्टली ऑर्डर कर लीजिएगा। अगर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो। चाहे आपको पीडीएफ बाय करना हो, बुक बाय करना हो, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारा एक फ्लोट स्विच है। अब फ्लोट स्विच जो है उसके साथ में आपने देखोगे सबमर्सिबल पंप जो होता है उसको कंट्रोल करते ना, सॉरी सबमर्सिबल पंप बोल रहा हूँ, आपके घर का जो पंप होता है उसको चालू बंद करने के लिए फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करते हैं ना हम। तो फ्लोट स्विच जो होता है उसको यदि आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे सर? ये इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ना सर जी? इसके कॉमन प्लग, चलिए ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन मल्टीमीटर जो है उस मल्टीमीटर में मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? क्या मैं वोल्टेज चेक कर लगा के सिलेक्ट करके चेक करूं क्या? नहीं सर, रेजिस्टेंस। ठीक है, आपका जो फ्लोट स्विच होता है उस फ्लोट स्विच का इस्तेमाल पानी के लेवल को कंट्रोलिंग करने के लिए करते हो। मतलब कि पानी के टंकी के अंदर इस फ्लोट स्विच को लगा देंगे तो पानी के लेवल के अकॉर्डिंग ये फ्लोट स्विच ऊपर नीचे होते रहेगा और इसके अंदर NONC कांटेक्ट होता है वो चेंज होता है। तो उसी NONC कांटेक्ट का इस्तेमाल करके हम किसी सबमर्सिबल पंप को चालू बंद करवा सकते हैं कि आपके घर में जो पानी का पंप है उस पंप को भी चालू बंद करवा सकते हो। अगर आपका ओवरहेड टैंक है, उस टैंक में पानी फुल हो जाता है तो मोटर बंद हो जाए ऐसा चाहते हो तो इस वाले फ्लोट स्विच को लगा सकते हो। आपके घर में अंडरग्राउंड टैंक है और उस अंडरग्राउंड टैंक से पानी निकाल के आप कहीं और भेज रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका अंडरग्राउंड टैंक जो है उसका पानी यदि खाली हो जाए तो मोटर चले नहीं, बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में भी इस फ्लोट स्विच का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो फ्लोट स्विच है इसका यदि आप वायरिंग करने जाओगे तो वायरिंग करने से पहले इसका वायर का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीमीटर जो है इसको आप कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करोगे। मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे बीप का साउंड मिलेगा, इसका सिलेक्शन कर लीजिए, या फिर आप सिंपली यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इस रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करके आप कंटिन्यूटी कर सकते हो। तो अभी का टाइम पे हम यहाँ पे बेस्ट तरीका इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूटी करेंगे। तो कंटिन्यूटी को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का जो रेड प्रोब है उसको कॉमन पे कनेक्ट कर दूं क्या? नहीं सर, रेड वाले कॉमन पे नहीं होगा, रेड वाला तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो यहाँ पे बोल्ट वाली जो टर्मिनल है उस टर्मिनल पे कनेक्ट करना है और जो आपका ब्लैक वाली प्रोब होती है उसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। वैसे आप पलटी भी कर दोगे, कंटिन्यूटी मोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको स्टैंडर्ड तरीका इस्तेमाल करना है तो आप क्या करिए, रेड प्रोब को हमेशा वोल्टेज वाले पे कनेक्ट करिए और ब्लैक प्रोब जो है उसको कॉमन पे कनेक्ट करिए। अब जो आपका यहाँ पे रेड वाली वायर है उस वायर को यहाँ से लेके जाके किसी भी एक वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए
और दूसरा वायर जो होगा ब्लैक वाली प्रोब जो होगी उसको क्या करेंगे, आपका जो दूसरा वायर है उसके साथ कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे कैसे पता करें कि कौन सा कॉमन वायर है कौन सा एनओएनसी, चलिए कॉमन एनओएनसी भूल जाते हैं। अभी मुझे यहाँ पे इस फ्लोट स्विच को ओवरहेड टैंक में इस्तेमाल करना है। मेरे घर में एक पानी का टैंकी है, उस पानी का टैंकी जो है वो फुल हो जाता है तो उस कंडीशन में मेरा मोटर बंद हो जाए ऐसा चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, क्या मुझे एनओ यूज करना है कि एनसी? एनसी यूज करेंगे। और एनसी किस कंडीशन में मिलना चाहिए, क्या मेरा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहना चाहिए या फिर ऊपर की साइड रहना चाहिए? नीचे की साइड, ऊपर की तरफ में होना चाहिए। देखिए आपका जो फ्लोट स्विच है उसका इस्तेमाल उसके जरिए पावर सप्लाई कब फ्लो करवाना है, पानी का टंकी खाली रहेगा तब पानी भरना है या फिर भरने के बाद पानी को भरना है? खाली रहेगा तब सर। खाली रहेगा तब। तो पानी का टंकी यदि खाली रहे तो फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा, मतलब ये कंडीशन नहीं रहेगा, ये वाला कंडीशन रहेगा। और इस कंडीशन में हमें मोटर को चालू करना है, तो चालू करने के लिए हमें पावर सप्लाई को आगे फ्लो करवाना पड़ेगा, और पावर सप्लाई को फ्लो करवाने के लिए क्या यूज करना है? एनसी। तो आपका जो ओवरहेड टैंक है उसके अंदर यदि आप इस फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करना चाहते हो तो एनसी कॉन्टेक्ट चाहिए, और एनसी कब मिलना चाहिए? जब फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहता है। तो फ्लोट स्विच को आप नीचे की तरफ करोगे और देखोगे कहां पे दो वायर में आपको कंटिन्यूटी मिल रहा है। जिस दो वायर में कंटिन्यूटी मिल गया आप सिंपली क्या करोगे, उन दोनों में से एक वायर में फेज सप्लाई दे दोगे और दूसरे से पावर सप्लाई को ले जाके आपका जो मोटर है उस मोटर को पावर दे दोगे, या फिर कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर को पावर यहाँ पे दे दोगे। ऐसे करेंगे ना जी सर। अब क्या होगा, अब इस प्रकार से कनेक्शन कर दिए तो क्या हुआ, ये टंकी जब खाली रहेगा तो ये फ्लोट स्विच क्या करेगा, पावर देगा और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ चालू, मतलब मोटर चालू। और फिर जैसे ही पानी का टैंक फुल होगा ये फ्लोट स्विच क्या होगा, यहाँ से घूम के ऊपर तरफ चला जाएगा, और ऊपर तरफ जाते ही ये एनसी कॉन्टैक्ट से पावर देगा क्या? नहीं सर, नहीं देगा। तो इस कंडीशन में हमारा मोटर जो है, मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो मोटर के ऑफ करने के लिए पानी का टंकी फुल हो जाए, मोटर बंद हो जाए, पानी का टंकी खाली, मोटर चालू, उसके लिए आप फ्लोट स्विच का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करोगे। अब यदि आप यहीं पे इस फ्लोट स्विच का इस्तेमाल अंडरग्राउंड टैंक के लिए करना चाहते हो तो अंडरग्राउंड टैंक में क्या होगा, पानी का टंकी खाली रहेगा तब मोटर को चालू करना है या फिर भरा रहेगा तब चालू करना है? अंडरग्राउंड टैंक के लिए भरा रहेगा सर, इसका उल्टा रहेगा तो चालू करना पड़ेगा। अंडरग्राउंड टैंक में क्या होता है, पानी जब भरा रहेगा तभी हमारा मोटर चालू होना चाहिए, खाली हो जाए तो मोटर चालू नहीं होना चाहिए। अगर खाली कंडीशन में मोटर को चला देंगे तो मोटर हमारा जल जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्लोट स्विच है उसको नीचे की साइड इस प्रकार से लटका देंगे। अब नीचे की तरफ रहेगा तो फ्लोट स्विच उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, पावर फ्लो होना चाहिए कि रुकना चाहिए? यहाँ पे फेज सप्लाई जो दिया हूं मेरे मोटर के लिए वो पावर सप्लाई यहाँ पे नीचे रहने पे जाना चाहिए कि बंद रहना चाहिए? रुक जाना चाहिए सर, बंद रहना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे इस फ्लोट स्विच का एनओ यूज करूँ या फिर एनसी यूज करूँ, क्या यूज करूँ? एनो। तो आपको मालूम है नीचे रहने पे एनो कॉन्टेक्ट पावर नहीं जाने देगा, जिसके वजह से मोटर बंद। और जैसे ही पानी का टंकी फुल होगा ये ऊपर की तरफ रहेगा, और ऊपर की तरफ रहने पे ये पावर सप्लाई को क्लोज रखेगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई फ्लो होके आपके मोटर को चालू, मतलब कि कंटिन्यूटी आपको मिलना चाहिए ना। जब आपका फ्लोट स्विच जो है अंडरग्राउंड टैंक में लगाओगे तो नीचे की साइड रहेगा तो आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए, और फ्लोट स्विच को जैसे ऊपर किए और आपका दो वायर में जो कंटिन्यूटी मिला उस वाले वायर को आप इस्तेमाल कर लोगे अंडरग्राउंड टैंक के लिए। आया समझ में? ठीक है। दोनों को फ्रीज में रखेंगे ना? सिंगल में ना अभी। अच्छा, दो टैंक की यदि आप दोनों में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको सीरीज में करना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होगा समझते हैं। आपका यहाँ पे दो टैंक है, एक टैंक क्या हो गया ओवरहेड और एक टैंक यहाँ पे अंडरग्राउंड है। तो आपका जो ओवरहेड टैंक है उसमें क्या यूज करना है, एनसी नीचे की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लोट स्विच को नीचे की तरफ रखूंगा तब मुझे पावर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको फेज सप्लाई दूंगा और इसका आउटपुट पावर सप्लाई नीचे साइड से मिलना चाहिए, तो इसको लेके जाऊंगा। अब ये जो अंडरग्राउंड टैंक है इसका भी मुझे इस्तेमाल करना है, तो ये अंडरग्राउंड टैंक जब फुल रहेगा ऊपर की तरफ फ्लोट स्विच रहेगा तभी पावर मिलना चाहिए ना। जी सर। तो ऊपर की साइड रहने पे मुझे यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट चाहिए और उसके टाइम पे पावर आना चाहिए। तो अंडरग्राउंड टैंक में मैं फ्लोट स्विच को ऊपर करने के बाद एनसी कॉन्टेक्ट देखूंगा कि इसमें एनसी कॉन्टेक्ट मिल रहा है, उसका वायर का इस्तेमाल करके पावर सप्लाई मेरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दूंगा। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ओवरहेड टैंक है उसमें फ्लोट स्विच को नीचे साइड करने के बाद एनसी मिलना चाहिए, और अंडरग्राउंड टैंक में फ्लोट स्विच को ऊपर करने के बाद एनसी मिलना चाहिए, तब जाके हमारा कॉन्ट्रैक्टर चालू होना चाहिए। ओके सर। आया समझ में? जी। चलिए बढ़िया। और किसी को कुछ डाउट? नहीं सर, हो गया। चलिए टाइम भी हो चुका है। ठीक है, वैसे इस वाले क्लास में और भी बहुत सारे टॉपिक थे। ठीक है, फ्लोट स्विच यहाँ पे वायरिंग करना सिखाने वाला था इसके बाद से, और यहाँ पर हमारा जो टाइमर था उस टाइमर को भी लगाने सिखाने वाला था, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं इस सब चीज़ों को लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा।
जो हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर वाली, उस वाले लाइव क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, यदि आप हमसे लाइव क्लास के माध्यम से ट्रेनिंग लेना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि डेली मुझसे लाइव क्लास वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ के मुझसे बात करते हुए ट्रेनिंग लो, जिस तरीके से आप किसी क्लासरूम में जाके पढ़ते हो सेम उस तरीके से यदि आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे इस इलेक्ट्रीशियन से इंजीनियर वाले लाइव क्लास को ज्वाइन करके सीख सकते हो। लाइव क्लास जो होगा ये हमारा जो है 21 जुलाई, मतलब कि नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है उस मंडे से ये हमारा क्लास स्टार्ट होगा और क्लास का टाइम जो होगा रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होगा। वैसे क्लास जो होगा 9:30 बजे कभी खत्म ही नहीं होगा, आप समझ के चलिए 10 बजे 11 बजे तक क्लास चलता है। डिपेंड करता है कि टॉपिक पे, टॉपिक जब तक एंड नहीं होगा क्लास एंड नहीं होती है। तो हमारा जो क्लास होगा उसका टाइम जो होगा 8 बजे से होगा 9:30 बजे तक चलेगा। अगर बाई चांस आपका क्लास मिस हो जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जितना भी क्लासेस होगा, जैसे कि अभी जो डेमो क्लास देख रहे हो ये क्लास भी आपका ऐप पे अपलोड हो जाएगा। मेरा प्ले स्टोर पे एक ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से, अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहां पे एक ऐप मिलेगा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से। इस ऐप के अंदर पूरा क्लास अपलोड कर दिया जाता है, तो इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें लॉगिन करके आप डायरेक्टली क्लासेस देख सकते हो। पिछला जो डेमो क्लासेस था वो भी फ्री में अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चाहते हो पिछला डेमो क्लासेस जो हैं उनको फ्री में देखना तो उसको भी आप जाके इसी ऐप के अंदर देख सकते हो। बाकी मेरा जो बुक है, दोनों बुक, इलेक्ट्रीशियन A to Z वायरिंग बुक और जीरो टू हीरो हाउस वायरिंग बुक, इस बुक को भी यदि आप बाई करना चाहते हो तो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू भी बाई कर सकते हो। सिंपली बुक लिख के मैसेज कर दीजिए या फिर आप सिंपली इस वाले ऐप के अंदर लॉगिन करिए, इस ऐप के अंदर जाके डायरेक्टली बाई करके वहीं से डाउनलोड करके आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए और मोबाइल में पढ़ते रहिए। बुक जो है उस बुक का वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम है। अगर आपके मोबाइल से पीडीएफ डिलीट भी हो जाता है तो इस ऐप में लॉगिन करके आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। अभी के टाइम पे देखोगे मेरा जो ऐप है इसके अंदर 50,000 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं। 50,000 प्लस स्टूडेंट हमसे कोर्स को परचेज करके, बुक को बाई करके हमसे पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। प्लस अगर आपको ये जानना है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसका रिव्यू क्या है, तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट इस वाले ऐप का रिव्यू दिए हुए हैं, रिव्यू भी जाके आप पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं हमसे, उन्होंने रिव्यू ऑलरेडी हमारे बारे में दे चुके हैं कि किस टाइप से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो यदि आप लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हो, इंस्टाग्राम पे बात कर ज्वाइन हो। इंस्टाग्राम से यदि आप वीडियो देख रहे हो तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। छोटा सा सर मेरा को डाउट है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। बोलिए बोलिए श्रवण जी, बोलिए। सीलिंग फैन में जो सर अपना 2 वाइंडिंग होता है सर, स्टार्टिंग और रनिंग, तो इसमें मतलब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, और कौन सा मोटा वायर होता है, कौन सा पतला वायर होता है? देखिए सीलिंग फैन ना, जी सर, तो इसमें सर जब देखते हैं ये सीलिंग फैन का कॉन्सेप्ट जो है ना दोनों में है। चलिए सीलिंग फैन का कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा डाउट होगा आपको, सीलिंग फैन ही है, ठीक है। तो आपका जो सीलिंग फैन है उस सीलिंग फैन को यदि आप वायरिंग करना चाहते हो तो इस बुक में पूरा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इस बुक में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सीलिंग फैन का कनेक्शन कैसे करना है प्लस सीलिंग फैन के वाइंडिंग को कैसे चेक करते हैं वो बताया गया पूरा डिटेल वे में। अगर आप सीलिंग फैन को देखोगे तो उसके अंदर 2 वाइंडिंग किया जाता है, ये तो आपको मालूम है ना। जी सर। सिंगल फेस मोटर जो होती है उस मोटर को रन करवाने के लिए, ऑटोमेटिकली स्टार्ट करवाने के लिए 2 वाइंडिंग करना पड़ता है। एक वाइंडिंग जो होता है उस वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होती है ना उसमें जो कॉइल बनाते हैं, वाइंडिंग करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं। तो जो कॉइल बनाते हैं उसमें कॉइल यहाँ पे कम रहता है, कॉइल उसमें कम बनेगा, लेकिन जो वायर इस्तेमाल होगा वो वायर हमारा मोटा होता है। जो करंट फ्लो होता है वो किसके थ्रू फ्लो होता है, रनिंग वाइंडिंग के थ्रू ना। जी सर, जी तो सर। आपका रनिंग करंट जो है उसको हैंडल करने की क्षमता तो होना चाहिए वाइंडिंग में। तो आपका जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग आपका मोटा होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसमें देखोगे पतला वायर इस्तेमाल होता है, लेकिन वाइंडिंग जो होगा ना उसमें टर्न जो किया जाता है वो ज्यादा किया जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को यदि आप करने जाओगे या फिर देखोगे तो उसमें वायर जो इस्तेमाल होगा उसका जो गेज होगा वो गेज यहाँ पे कम होगा, और इसका टर्न जो होगा, वाइंडिंग जो होगा वो ज्यादा मिलेगा। रनिंग वाइंडिंग में आपका जो वायर है उस वायर का मोटाई मोटा होता है, लेकिन टर्न जो हम करते हैं वो कम रहता है। अब यहाँ पे आप रेसिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तो रेसिस्टेंस मेजर करने के टाइम पे आप क्या करोगे, आपके पास में 2 वाइंडिंग है, टोटल 4 वायर मिलेगा ना। तो अगर आप रेसिस्टेंस मेजर करने जाओगे मल्टीमीटर से तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो मल्टीमीटर है उसका रेड प्रोब यहाँ कनेक्ट किए और ब्लैक प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट किए, क्या रेसिस्टेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपको रेसिस्टेंस तभी मिलेगा जब आप एक पर्टिकुलर वाइंडिंग के 2 सिरे पे रेसिस्टेंस को मेजर करोगे। तो आप यहाँ पे यदि इस पॉइंट पे रेड प्रोब को कनेक्ट कर दिए और ब्लैक प्रोब जो है उसको यदि आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो तो आपका मल्टीमीटर रेसिस्टेंस शो कर देगा। वही रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, रेड टू रेड,
मतलब कि इस वाले पॉइंट और इस पॉइंट पे रेसिस्टेंस का मेजर किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस 193 आ गया, मैंने ऐसा लिखा हूं। और यहाँ पे इस वाले वायर और इस वाले वायर में रेसिस्टेंस को मेजर किया, यहाँ पे ब्लू दिखाया हूं, लेकिन मोस्टली कंडीशन में ब्लैक होता है। तो इस दो वायर में यदि हम रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे रेसिस्टेंस 232 ओम आया है। तो आपका जो यहाँ पे वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग जो है, इसमें क्या हुआ है, पतला वायर इस्तेमाल हुआ है और इसमें टर्न ज्यादा है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है ना, R = रो L/A। जी सर। ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप किसी वायर का लेंथ जो है, L का मतलब क्या हुआ, लेंथ, तो लेंथ जो होगा, लंबाई जो होगा, वो लंबाई बढ़ा दोगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा ना। जी सर। तो आप यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उसमें ज्यादा लंबाई किया गया ना, यहाँ पे क्या बोलता है, नंबर ऑफ द टर्न ज्यादा है। तो नंबर ऑफ द टर्न यदि ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या हुआ, रेसिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा सर, मिलेगा। आपका जो यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग है, इसमें मैंने बोला मोटा वायर इस्तेमाल हुआ है, तो सेम फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, R = रो L/A। तो A का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि मोटाई कितना है। तो मोटाई बढ़ाने पे क्या होगा, रेसिस्टेंस यहाँ पे कम होगा ना। जी सर। तो यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग जो है, पहला चीज तो इसका मोटाई ज्यादा है, जिसके वजह से रेसिस्टेंस कम हो गया, प्लस इस वाले वाइंडिंग के मुकाबले इसमें टर्न कम है, मतलब कि लंबाई भी कम है। तो यहाँ पे लंबाई की वजह से भी यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया ना। तो इस कंडीशन में रेसिस्टेंस यदि आप मेजर करोगे तो रनिंग वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्या होगा, कम ज्यादा है, कम रहेगा ना। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जिस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस कम है वो क्या हो जाएगा, रनिंग या स्टार्टिंग, रनिंग। रनिंग। जिस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस ज्यादा आया वो क्या हो गया, स्टार्टिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जी सर, जी सर। ठीक है, तो ऐसा आपको पता चल गया रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। अब पता कर लिए, चलिए कनेक्शन भी समझ लेते हैं लगे हाथ। तो कनेक्शन यदि करने जाओगे तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे रनिंग कॉमन स्टार्ट। अब देखिए वाइंडिंग जो होता है उसमें आप देखोगे सीलिंग फैन के अंदर से कभी कभी 3 वायर देखने को मिलता है, कभी 4 वायर देखने को मिलता है। तो 3 वायर जो बनाया जाता है वो क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को जोड़ देंगे और उससे एक वायर ला देंगे, तो कॉमन बन जाता है। अगर अंदर वाइंडिंग के अंदर में सॉर्टिंग नहीं किया गया है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बाहर ज्वाइंट करते हैं ना। यस सर। तो अगर अंदर से 4 वायर बाहर निकल के आया है तो आपको बाहर में दोनों वाइंडिंग को पता करना पड़ेगा और दोनों वाइंडिंग के किसी भी 2 वायर को आपस में जोड़ के एक कॉमन वायर बना दीजिए। अगर अंदर से ऑलरेडी बना हुआ आया है तो आपको 3 वायर देखने को मिलेगा, एक रनिंग वायर, एक स्टार्टिंग वायर, एक कॉमन वायर। डायग्राम आप यहाँ पे समझ सकते हो, क्लियर है। बाकी अभी जो हमारा लाइव क्लास होने वाला है उसमें सिंगल फेस मोटर के बारे में भी बताऊंगा, तो वहां पे और डिटेल से एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, टाइम हो चुका है इसलिए थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ। तो अभी सिंपली समझिए कि जो हमारा सीलिंग फैन का वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अंदर से, सॉरी सीलिंग फैन के अंदर से 3 वायर बाहर निकल के आया है। 3 वायर जो आया है उसमें हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। तो आपका कैपेसिटर जो होता है उस कैपेसिटर को सिंपली आप समझिए कि जो रनिंग वायर है और स्टार्टिंग वायर है उन दोनों के साथ कनेक्ट करना होता है। कभी भी आप सीलिंग फैन का वाइंडिंग करने जा रहे हो तो रनिंग वायर के साथ में कैपेसिटर का एक वायर कनेक्ट कर दीजिए और स्टार्टिंग वायर के साथ एक वायर कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर है? आवाज नहीं आ रही सर? आवाज नहीं आ रही? आ रहा है सर। आ रहा है ना, ठीक है। आप चलिए, तो यहाँ पे मैंने पावर दे दिया, 3 वायर में को कनेक्ट कर दिया। अब कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद हमें इसको चालू करना है। तो चालू करने के लिए नीचे में लिखा गया कैसे चालू करेंगे, तो आप देखोगे इसी बुक के अंदर में लिखा हुआ है कि यदि आप पावर कनेक्ट करना चाहते तो क्या करोगे, रनिंग वायर जो है उसमें फेस सप्लाई और कॉमन वायर पे न्यूट्रल सप्लाई दे दीजिए, आपका सीलिंग फैन स्टार्ट। आया समझ में? जी सर। आपको सिंपली एक चीज ध्यान देना है, 3 वायर में रनिंग और स्टार्टिंग चेक कैसे करेंगे, क्या डायरेक्शन चेक? 3 वायर में रनिंग और स्टार्टिंग का चेक कैसे करेंगे? देखिए यार टाइम हो चुका है तो उस चीज को मैं लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है सर, ये मैं बता देता हूँ सर, कर दूंगा। वैसे इस बुक में भी है, इस बुक में ऊपर में जाओगे तो वाइंडिंग को चेक करने का तरीका मल्टीमीटर से बताया गया है। अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, उसको एक्सप्लेन करूंगा तो 10-15 मिनट लगेगा, टाइम हो चुका है। ठीक है, तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी इसको कनेक्शन एक्सप्लेन करने दीजिए। तो अभी के टाइम पे सिंपली समझिए कि जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में हमेशा हमें फेस देना होगा और कॉमन पे न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। इस प्रकार से यदि आप कनेक्शन करते तो आपका सीलिंग फैन जो है हमेशा सीधा घूमेगा, कभी गलत नहीं घूम सकता है। लेकिन कोई ऐसा इलेक्ट्रीशियन होते जो गलती से गलत वायरिंग करके अंदर से दे देते हैं, वायर को इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर आपको किस कनेक्शन करने में कोई मिस्टेक हो गया जिसके वजह से सीलिंग फैन उल्टा डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से आपने कनेक्शन किया, सीलिंग फैन उल्टा घूम गया, अब क्या करोगे आप बताइए? वही सर, वो स्टार्टिंग पे होता है ना सर, कैपेसिटर का सर वायर, एक वायर चेंज कर देगा सर, कैपेसिटर का एक वायर चेंज कर देंगे। आप सिंपली समझिए कि जो आपका यहाँ पे
फेज सप्लाई है, उस फेज सप्लाई को निकाल के कहाँ कनेक्ट करेंगे अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो? सिंपली आप स्टार्टिंग वाले वायर में कनेक्ट कर दीजिए सीलिंग फैन का डायरेक्शन चेंज, और कुछ नहीं करना है। कैपेसिटर को चेंज करने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल सप्लाई को चेंज करने की जरूरत नहीं। आप केवल क्या करिए, फेज सप्लाई को निकालिए, स्टार्टिंग वाले वायर में लगा दीजिए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। जी सर मेरा आरसीसी भी ट्रिप हो रहा है, हाँ, तो उसमें न्यूट्रल और बॉडी कंटिन्यूटी आ रहा है, हम्म, तो उसमें बॉडी अर्थिंग डिस्कनेक्ट करने के बाद भी ट्रिप हो रहा है। आपका अर्थिंग कहीं और बना हुआ है। हाँ सर। अर्थिंग जो होता है ना, देखिए अगर आपका आरसीसीबी जो है, उस आरसीसीबी से जितना करंट जो है सर्किट में जा रहा है, पूरा करंट यदि रिटर्न में नहीं आता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, आरसीसीबी चालू रहेगा, ट्रिप मारेगा? ट्रिप मारेगा सर। ट्रिप मारेगा ना। तो अगर आपका आरसीसीबी जो है, उस आरसीसीबी का फेज सप्लाई कहीं बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया या फिर कहीं और सर्किट में पावर दे रहा है और वो पावर सप्लाई रिटर्न में नहीं आ रहा है आरसीसीबी के थ्रू, तो इस कंडीशन में आरसीसीबी आपका ट्रिप मारेगा ही मारेगा। तो उसको पता करने के लिए आप पूरे घर के लाइट को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद पावर सप्लाई को, ठीक है, वैसे इसमें ट्रबल शूटिंग आरसीसीबी के बारे में बताया हूं कि आरसीसीबी यदि आपका ट्रिप होता है, फॉल्ट आता है, तो कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो आप सिंपली इस वाले बुक में जाओगे तो लास्ट में ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया था, उसमें आरसीसीबी का दिया था। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक एक स्विच चालू करके सर देखना पड़ेगा, ठीक सारा है, स्विच बंद कर। यहाँ पे मैंने बताया हूं कि आखिर कैसे आरसीसीबी का जो फॉल्ट है उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका आरसीसीबी जो है वो ट्रिप कर रहा है, तो ट्रिप करने का टाइम पे क्या करोगे, आपका जो आउटपुट एमसीबी है पूरे को बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम, पूरा एमसीबी बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप क्या करोगे, जो आपका अर्थिंग है उसको न्यूट्रल के साथ चेक करिए, क्या आपको कंटिन्यूटी मिल रहा है क्या। अगर मिल गया, आपका मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दिखा दिया, तो सिंपली क्या समझोगे, बॉडी शॉर्ट है सर। आपका जो न्यूट्रल है वो किसी अर्थिंग के साथ कनेक्ट है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके आरसीसीबी से, आपका जो आरसीसीबी है उस आरसीसीबी से जो करंट फ्लो हो रहा है, एग्जांपल की तौर पे अगर इसके फेस वायर में से यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट जो है वो जा रहा है, तो वो यहाँ से जाएगा, बाकी घर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद न्यूट्रल वाले स्ट्रिप से वापस आएगा ना। जी सर, वो आ नहीं रहा है, वापस जो आएगा वो भी 10 एम्पियर यहाँ पे आएगा। तो 10 एम्पियर यदि आता है तो आरसीसीबी आपका ऑन रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर गलती से कहीं से इस वाले न्यूट्रल सप्लाई को बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिए, अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिए, या फिर कहीं अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, न्यूट्रल सप्लाई जो है वो यहाँ से रिटर्न होने की जगह पे इधर से हो जाएगा ना ग्राउंड। जी सर। घर का लाइट तो चलेगा, लेकिन आरसीसीबी क्या करेगा, उसको सेंस कर लेगा। सेंस करने के बाद इसको बंद कर देगा। क्या बोलेगा कि बोले भाई आपके घर में अर्थ फॉल्ट हो चुका है, उसको चेक करिए, सही करिए, तब जाके मैं चालू होऊंगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए कैसे पता करोगे कि न्यूट्रल सप्लाई में दिक्कत है कि फेज सप्लाई में, तो इसके लिए पूरा एमसीबी को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर को आप यहाँ पे कंटिन्यूटी पे लगाइए और अर्थिंग के साथ में यहाँ पे न्यूट्रल को लगाइए। अगर अर्थिंग से साथ कंटिन्यूटी मिल गया तो समझिए न्यूट्रल सप्लाई में दिक्कत है। अगर नहीं हुआ तो फेज सप्लाई में लगाइए इसको। फेज सप्लाई में लगाने के बाद कंटिन्यूटी आ गया तो मतलब कि फेज सप्लाई जो है कहीं बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपका दिक्कत किस में, फेज में कि न्यूट्रल में। अभी मान लेते हैं फेज सप्लाई में दिक्कत है, तो फेज सप्लाई में दिक्कत है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर सभी एमसीबी को बंद किए, तो सभी एमसीबी के बंद कंडीशन तो वैसे कंटिन्यूटी नहीं आएगा। आप क्या करोगे, एक एक एमसीबी को चालू करोगे। इस वाले एमसीबी को बंद रखना है मेन को, और इनको चालू करना है, ठीक है। आज अच्छा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सही से नहीं कर पाया। आप यदि चेक करने जाओगे तो क्या करोगे, मेन पावर एमसीबी जो है इसको ऑफ रखना है, और क्या करोगे, इस आरसीसीबी को भी ऑफ रखोगे। उसके बाद आपका जो न्यूट्रल सप्लाई है उसको अर्थिंग के साथ चेक करोगे। लेकिन चेक करने के लिए ये सब एमसीबी जो है क्या होना चाहिए, ऑन, तभी तो जाके आपका घर का सप्लाई कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो आउटपुट एमसीबी इसको चालू रखना है, लेकिन मेन पावर सप्लाई को ऑफ रखना है। मल्टीमीटर जो है उसके जरिए यदि कंटिन्यूटी चेक करने जाओगे तो पावर सप्लाई बंद होना चाहिए। तो आपका पावर सप्लाई बंद रखिए, आरसीसीबी को बंद रखिए, और यहाँ पे आउटपुट में मल्टीमीटर के जरिए चेक करिए। अगर मल्टीमीटर न्यूट्रल सप्लाई के साथ कंटिन्यूटी दे दिया मतलब न्यूट्रल सप्लाई कहीं शॉर्ट हो रहा है, अर्थ हो रहा है। अगर न्यूट्रल सप्लाई नहीं हुआ तो फेज सप्लाई पे लगाइए और चेक करिए। फेज सप्लाई के साथ चेक कीजिए, पता चल जाएगा कि आपका जो अर्थिंग है वो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपका आरसीसीबी मल्टीमीटर जो है बीप का साउंड दे दिया फेज सप्लाई पे लगाने पे, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब कौन से रूम में दिक्कत है इसको पता करने के लिए क्या करोगे, एक एक एमसीबी यहाँ पे बंद करिए। पहले आप इस एमसीबी को बंद करिए, देखिए कि कंटिन्यूटी जा रहा है क्या, नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड एमसीबी को बंद करते हैं, कंटिन्यूटी गया क्या, नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा को बंद करेंगे, आपका कंटिन्यूटी चला जाएगा, होगा ना ऐसे।
सर क्वेश्चन है मेरा, अर्थिंग डिस्कनेक्ट करने के बाद आरसीबी ट्रिप हो रहा है न्यूट्रल फेज देने पे। उस पे भी आ जाएंगे, एक्सप्लेन कर दूं, पूरा तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से चेक कर रहे हैं। अभी इन दो एमसीबी को बंद करने पे यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने इस एमसीबी को बंद किया कंटिन्यूटी चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले एमसीबी के साथ में जो लोड कनेक्ट है जिसमें पावर जा रहा उसी में दिक्कत है ना। जी सर, इसी में फॉल्ट तो है। इसी में दिक्कत है। तो अब हम किस पे फोकस करेंगे, केवल इस वाले सर्किट में, बाकी को देखने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो आपको सिंपली इस वाले एमसीबी को चेक करना है। तो इस एमसीबी का पावर सप्लाई जो है उसमें जाइए, तो इस एमसीबी को अब चालू करना है और घर में जितने भी स्विच बोर्ड होंगे, जितने भी पावर सॉकेट होंगे जो इस एमसीबी के साथ कनेक्ट है, उसके पावर सप्लाई को क्या करोगे, बंद या चालू? आपको पूरा पावर सप्लाई को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पे सभी पावर सप्लाई को चालू कर दीजिए, आपके एमसीबी को भी चालू कर दीजिए, आरसीसीबी को भी चालू कर दीजिए, और इस एमसीबी को अभी ऑफ रखना है। इसको चालू करने के बाद घर के पूरे एमसीबी लाइट सबको बंद करने के बाद इस एमसीबी को चालू करिए, एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन आप क्या करिए, यहां पे आपके घर में जो डिवाइस लगे होंगे, जैसे यहां पे सॉकेट लगा हुआ है, तो इन सभी सॉकेट के पावर सप्लाई को एक एक करके चालू करते चलिए। आप ये देखिए किसको चालू करने पे आरसीसीबी आपका ट्रिप हुआ। अगर आरसीसीबी किसी को चालू करते ही ट्रिप हुआ, मतलब क्या हुआ, ये उसमें फॉल्ट है, सर्किट में दिक्कत है। मान लीजिए कि मैंने इस स्विच को चालू किया, इसको चालू करते ही आरसीसीबी मेरा ट्रिप हो गया, तो मैं क्या समझू, उसी में दिक्कत है। तो पर्टिकुलरली इसको मैं चेक कर लूंगा, मुझे पता चल जाएगा क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कैसे हम आरसीसीबी का फॉल्ट को ट्रबल शूट करेंगे। बाकी आपका क्वेश्चन ये था कि अर्थिंग को निकालने के बाद भी ट्रिप हो रहा है, तो आपका जो न्यूट्रल सप्लाई है या फिर फेज सप्लाई है या फिर जो भी कनेक्शन दिया गया है उसमें लीकेज करंट कहीं ना कहीं से हो रहा है। कहां से हो रहा है उसको चेक करने के लिए जो तरीका बताया मैं, वही सेम तरीका आप इस्तेमाल करिए, आपका जो फॉल्ट है वो फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, 10 बज गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा? जी सर, जी सर, पसंद आया सर। जी सर, बहुत ज्यादा सर। चलिए बढ़िया है। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो प्लीज, अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे यदि आप क्लास देख रहे हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर में हम यदि लाइव क्लास करते हैं, वैसे अभी 1-2 लाइव क्लास और होगा, डेमो क्लास, उस डेमो क्लास को आप फ्री में देख सकते हो, तो आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। और यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर मेरे द्वारा लिखा गया, मेरा जो पर्टिकुलरली नॉलेज है, 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंने लिया हूँ, 10 साल तक मैंने कंपनी में काम किया हूँ, मेरा जो नॉलेज है उस नॉलेज को यदि आप लेना चाहते हो तो मेरा जो बुक है उस बुक के माध्यम से भी आप ले सकते हो। मेरे पास में 2 बुक है जो मैंने लिखा हूँ, इलेक्ट्रिशियन A to Z वायरिंग बुक, ये इंडस्ट्रियल लेवल का बुक है, और यदि आप हाउस वायरिंग का काम करते हो, हाउस वायरिंग का नॉलेज लेना चाहते हो, तो उसके लिए इस वाले बुक को बाय कर सकते हो। इस बुक का प्राइस केवल 100 रुपीज है, और इस बुक का पीडीएफ जो है उसका प्राइस केवल 98 रुपीज है। बहुत ही कम प्राइस में इस बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को मोबाइल में डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो घर बैठे, ठीक है। अगर आपको बुक का हार्ड कॉपी मंगाना है तो इस बुक का प्रिंटेड कॉपी अवेलेबल है, उसको आप बाय कर सकते हो। बाकी यदि आप हमसे हमारे वीडियो कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर क्लास है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सिंपली इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे लाइव क्लास लिख के मैसेज कर दीजिए। लाइव क्लास का मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आपके डाउट को मैसेज कर दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास है ये क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। एक चीज और है, अगर आप हमारे ऐप के साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आगे जो क्लासेस होने वाले हैं, आगे जो कंटेंट आने वाली है, उनके साथ में जुड़ना चाहते हो, तो आप इस वाले ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ऐप है, आपको 100% बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस ऐप के अंदर। जो क्लासेस प्रोवाइड किया गया, जो बुक प्रोवाइड किया गया उसके लिए बुक भी बाय करना चाहो तो इस ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली बुक को बाय कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि क्लास पसंद आएगा। क्लास को एंड करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलता हूं आप लोगों से लाइव क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, क्लास को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड नाइट सर, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।